ये एक सुहानी सुबह थी। बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। संगीतकार धीमी धुन बजा रहे थे और दरबारी आपस में हल्की फुसफुसाहट कर रहे थे। तभी द्वारपाल की भारी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। द्वारपाल ने जोर से घोषणा की कि फारस के मशहूर सौदागर और विद्वान जनाब सुल्तान मिर्जा दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए मेहमान का स्वागत किया। सुल्तान मिर्जा, जो अपनी बुद्धिमानी और दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, दरबार में दाखिल हुआ। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा अहंकार था। उसके पीछे उसके 2 नौकर एक मखमली कपड़े से ढकी हुई तश्तरी लेकर चल रहे थे। बादशाह अकबर ने कहा, आइए मिर्जा साहब, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमें बताया गया कि आप हमारे लिए कोई नायाब तोहफा लाए हैं। सुल्तान मिर्जा ने अहंकार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी जहांपनाह, तोहफा तो है, लेकिन यह तोहफा सिर्फ बुद्धिमानों के लिए है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग रहते हैं, खास तौर पर वो बीरबल। अकबर ने कहा, बेशक, बीरबल हमारे नवरत्नों में सबसे अनमोल है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? तब सुल्तान मिर्जा ने चुनौती देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक पहेली लेकर आया हूं। अगर आपके दरबार का कोई भी शख्स मेरी इस पहेली को सुलझा दे तो मैं अपनी सारी दौलत मुगल सल्तनत के खजाने में दान कर दूंगा। लेकिन अगर कोई न सुलझा पाया तो आपको मान लेना होगा कि फारस के लोग हिंदुस्तानियों से ज्यादा अक्लमंद हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये अब सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि देश के सम्मान की बात थी। तभी मिर्जा ने तश्तरी से कपड़ा हटाया। सभी की निगाहें उस तश्तरी पर टिकी थी। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सब हैरान रह गए। वहां कोई हीरा जवाहरात नहीं, बल्कि खेत से लाया गया एक मोटा, लंबा और सख्त गन्ना रखा था। दरबारी हंसने लगे। मुल्ला 2 प्याजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे, इतनी दूर से आए और लाए क्या? एक गन्ना? ये तो हमारे खेतों में जानवर भी खाते हैं। सुल्तान मिर्जा ने गंभीर होकर कहा, हंसिए मत मुल्ला जी, ये कोई साधारण गन्ना नहीं है। मेरी चुनौती यह है कि इस गन्ने का रस पीना है, लेकिन शर्त यह है कि न तो इस गन्ने को चाकू से काटा जाएगा, न इसे दांतों से छीला जाएगा, न इसे कोल्हू में पेरा जाएगा, और न ही इसे तोड़ा जाएगा। गन्ना जैसा है वैसा ही साबुत रहना चाहिए, लेकिन मुझे इसका मीठा रस पीना है। क्या है कोई माई का लाल जो ये कर दिखाए? ये सुनते ही दरबारियों की हंसी गायब हो गई। गन्ना ठोस होता है, बिना काटे या तोड़े उसके अंदर का रस बाहर कैसे आ सकता है? ये तो विज्ञान के खिलाफ था। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा। उनकी नजर सबसे पहले अपने सेनापति पर गई। अकबर ने पूछा कि क्या हमारा कोई दरबारी इस चुनौती को स्वीकार करेगा? एक पहलवान जैसा दरबारी आगे आया। उसने सोचा कि वो अपनी ताकत से गन्ने को निचोड़ देगा। उसने गन्ने को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर दबाना शुरू किया। उसका चेहरा लाल पड़ गया, नसें तंग गई, लेकिन सख्त गन्ने से एक बूंद भी रस नहीं टपका। बिना तोड़े गन्ने को निचोड़ना लोहे के चने चबाने जैसा था। फिर एक और विद्वान आए। उन्होंने कहा, मैं मंत्र पढ़कर रस निकालूंगा। वे कुछ बुदबुदाए, लेकिन गन्ने पर कोई असर नहीं हुआ। सुल्तान मिर्जा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या यही है हिंदुस्तान की बुद्धिमानी, ताकत और जादू टोना? क्या यहां कोई तर्क इस्तेमाल करने वाला नहीं है? बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल होने लगा। उन्होंने गुस्से में बीरबल की तरफ देखा, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, तुम वहां खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? क्या तुम्हें सल्तनत की बेइज्जती दिखाई नहीं देती? अगर इस सवाल का जवाब न मिला तो आज से नवरत्नों की पदवी खत्म समझो। बीरबल ने झुककर बादशाह को सलाम किया और बहुत ही शांत कदमों से सुल्तान मिर्जा के पास गए। उन्होंने गन्ने को अपने हाथ में लिया, उसे हर तरफ से घुमाकर देखा। गन्ना वाकई बहुत सख्त था। बीरबल ने सोचा कि अगर इसे काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो रस निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है,
गन्ने के रूप को बदले बिना उसके स्वभाव को बदल देना। बीरबल ने कहा, मिर्जा साहब, आपकी चुनौती वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन ये काम अभी इसी वक्त नहीं हो सकता। मिर्जा ने तंज कसा। क्यों? हार मान ली बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जनाब, अच्छे काम में जल्दबाजी शैतान का काम होता है। मुझे सिर्फ कल सुबह तक का वक्त चाहिए। कल दरबार में इसी गन्ने का रस बिना काटे और बिना तोड़े आपको पिलाया जाएगा। अकबर ने राहत की सांस ली और सुल्तान मिर्जा ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात हो चुकी थी। बीरबल अपने घर के आंगन में उस गन्ने को टेबल पर रखकर उसे घूर रहे थे। वे गहरे चिंतन में थे। तभी उनकी छोटी बेटी वहां आई। बेटी ने पूछा, पिताजी, आप इस गन्ने को इतनी देर से क्यों देख रहे हैं? क्या आपको भूख लगी है? मैं इसे काट देती हूं। बीरबल चौंकते हुए बोले, नहीं बेटी, इसे काटना ही तो मना है। समस्या यह है कि इसके अंदर का रस बाहर कैसे आए, जबकि बाहर का छिलका तनिक भी न टूटे। बेटी ने मासूमियत से कहा, पिताजी, जब मां खीर बनाती है तो चावल दूध में घुल जाता है। जब वो चाय बनाती है तो पत्तियां पानी में अपना रंग छोड़ देती है। क्या हम गन्ने के साथ ऐसा नहीं कर सकते? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। एक छोटे बच्चे की बात ने उन्हें वो रास्ता दिखा दिया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं देख पा रहे थे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल, अगर हम गन्ने को मजबूर नहीं कर सकते तो हमें गन्ने के अंदर के रस को बाहर आने का निमंत्रण देना होगा। बीरबल ने तुरंत अपने नौकर रामू को बुलाया और कहा, रामू, एक बड़ा पतीला तैयार करो, इतना बड़ा जिसमें यह पूरा गन्ना समा सके, और अंगीठी में आग जलाओ। अगला दिन आया। सूरज की पहली किरण के साथ दरबार फिर से सज गया। सुल्तान मिर्जा अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल आज हार जाएगा और फारस का झंडा बुलंद होगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? याद रहे, शर्त के मुताबिक गन्ना कटना नहीं चाहिए। बीरबल ने कहा, जी जहांपना, मैं पूरी तरह तैयार हूं। बीरबल ने इशारा किया। दो सेवक एक बड़ा सा ढका हुआ पतीला लेकर दरबार के बीचों बीच आए। पतीले में से हल्की भाप निकल रही थी। सुल्तान मिर्जा ने पूछा, यह क्या है बीरबल? मैंने गन्ने का रस मांगा था, कोई पकवान नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र का फल मीठा होता है मिर्जा साहब, और आज तो गन्ने का रस भी मीठा ही होगा। बीरबल ने पतीले का ढक्कन हटाया। अंदर वो गन्ना साबुत रखा हुआ था, लेकिन वो पानी में तैर रहा था। बीरबल ने बहुत ही सावधानी से उस गन्ने को बाहर निकाला और एक थाली में रख दिया। फिर उन्होंने एक जग लिया और पतीले के अंदर बचे हुए पानी को जग में भर लिया। उस पानी का रंग हल्का पीला और सुनहरा हो चुका था। बीरबल ने वो जग सुल्तान मिर्जा के सामने रखा और एक खाली गिलास में वो सुनहरा द्रव्य डाला। बीरबल ने कहा, लीजिए मिर्जा साहब, ये रहा गन्ने का रस, पीजिए और बताइए कि क्या इसमें गन्ने की मिठास है या नहीं। सुल्तान मिर्जा हैरान थे। उन्होंने गिलास उठाया और सूंघा तो गन्ने की भीनी भीनी खुशबू आई। उन्होंने एक घूंट भरा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पानी नहीं था, वो अत्यंत मीठा शरबत था। सुल्तान मिर्जा बोले, ये तो बहुत मीठा है, बिल्कुल गन्ने के रस जैसा। लेकिन तुमने ये कैसे किया? गन्ना तो यहां साबुत पड़ा है। उसने गन्ने को उठाकर देखा। कहीं भी चाकू का निशान नहीं था। गन्ना न टूटा था न छिला था। पूरा दरबार सन्न था। बादशाह अकबर भी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ तुमने ये जादू कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ये जादू नहीं, विज्ञान है। शर्त यह थी कि गन्ने को काटा या तोड़ा न जाए, लेकिन रस पिया जाए। मैंने गन्ने को पानी से भरे पतीले में डाला और उसे कई घंटों तक धीमी आंच पर उबाला। उबलने की वजह से गन्ने के रेशे ढीले पड़ गए और गन्ने के अंदर मौजूद सारा रस और मिठास रिसकर पानी में मिल गया।
पानी भाप बनकर थोड़ा उड़ गया और बचा हुआ पानी गाढ़ा होकर गन्ने की पूरी मिठास अपने अंदर समेट लाया। अब पतीले में जो बचा है वो गन्ने का सार यानी उसका रस ही है। और देखिए, गन्ना अब भी साबुत है, बस उसके अंदर की मिठास बाहर आ गई है। बीरबल ने आगे कहा, मिर्जा साहब, आपने रस पीने को कहा था। रस का मतलब होता है स्वाद और गुण। वो इस गिलास में है। शरीर यानी गन्ना वही का वही है, लेकिन आत्मा यानी रस हमने निकाल ली। सुल्तान मिर्जा का घमंड चूर चूर हो गया था। बीरबल की इस अनोखी सोच के आगे उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने माना कि बिना हिंसा के भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सुल्तान मिर्जा ने कहा, वाह बीरबल, मान गए। मैंने सुना था कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम तो जीनियस हो। तुमने मेरी शर्त का एक भी नियम नहीं तोड़ा और मेरी पहेली को सुलझा दिया। ये दौलत अब तुम्हारी है। मिर्जा ने वादे के मुताबिक बेशकीमती जवाहरात अकबर के कदमों में रख दिए। अकबर ने गर्व से कहा, हमें गर्व है कि हमारे पास बीरबल जैसा रत्न है। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, अगर दिमाग की आंच सही हो तो उसका हल मीठे रस की तरह बाहर आ ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की चतुराई। उन्होंने हमें सिखाया कि जब सीधा रास्ता बंद हो तो हमें समस्या को दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। कभी कभी ताकत नहीं, बल्कि थोड़ा सा धैर्य और सही तकनीक बड़े बड़े पहाड़ हिला सकती है। आपको बीरबल का ये जवाब कैसा लगा? अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस गन्ने का रस कैसे निकालते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद। कहानी 2। उन दिनों की बात है जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से हिंदुस्तान की सरहदों को लांघकर दूर दूर तक मशहूर हो रहे थे। अकबर का दरबार न केवल एक से बढ़कर एक नवरत्नों से सुशोभित था, बल्कि कुछ ऐसे दरबारियों से भी भरा हुआ था जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से मन ही मन जलते थे। इन्हीं जलने वालों में सबसे आगे था मीर कासिम। मीर कासिम खुद को बहुत बड़ा विद्वान और रणनीतिकार समझता था, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धि के सामने उसकी एक न चलती थी। हर बार जब वो बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता तो खुद ही हंसी का पात्र बन जाता। उसके दिल में बीरबल के लिए ईर्ष्या की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में था जहां वो भरी सभा में बीरबल को अपमानित कर सके और शहंशाह की नजरों में उन्हें गिरा सके। और एक दिन उसे लगा कि वो मौका आ ही गया। उस दिन दरबार की कार्यवाही अपने सामान्य ढर्रे पर चल रही थी। शहंशाह अकबर किसी गंभीर मसले पर अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा कर रहे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चर्चा एक पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद को लेकर थी। मीर कासिम ने खड़े होकर एक बड़ी ही आक्रामक और युद्धोन्मादी योजना पेश की। उसने सुझाव दिया कि सल्तनत को अपनी पूरी ताकत से उस राज्य पर हमला कर देना चाहिए। जब मीर कासिम अपनी वीरता की डींगे हाँक चुका तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, इस मसले पर तुम्हारी क्या राय है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहांपनाह, मीर कासिम की बहादुरी और सल्तनत के प्रति उनकी वफादारी पर कोई शक नहीं, लेकिन युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। मेरे विचार से हमें पहले शांति और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। हो सकता है कि यह मामला बातचीत से ही सुलझ जाए। खून खराबे से हम जमीन तो जीत सकते हैं, पर दिल नहीं। बीरबल की यह शांतिप्रिय सलाह मीर कासिम को तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि बीरबल उसकी योजना को काटकर खुद को शहंशाह की नजरों में महान साबित करना चाहता है।
उसका सब्र का बांध टूट गया। ईर्ष्या और क्रोध में अंधा होकर वो अपनी सारी तहजीब और दरबारी मर्यादा भूल गया। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और भरी सभा में ऊंची आवाज में चिल्लाया, वाह, क्या खूब सलाह दी है। बातचीत? अरे, दुश्मनों से भी कोई बातचीत करता है भला। जहां अपना आप एक गधे की सलाह पर यकीन करके सल्तनत को खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। हर कोई स्तब्ध था। किसी दरबारी की इतनी हिम्मत कि वो शहंशाह के सबसे प्रिय सलाहकार और नवरत्न को भरी सभा में गधा कह दे। ये सिर्फ बीरबल का नहीं, बल्कि शहंशाह अकबर के चयन का भी अपमान था। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उनकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। ऐसा लगा मानो अगले ही पल वो मीर कासिम का सिर धड़ से अलग कर देंगे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने न तो गुस्सा दिखाया, न ही कोई बेचैनी। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने हाथ के इशारे से शहंशाह अकबर को शांत रहने का अनुरोध किया। अकबर ने खुद को नियंत्रित किया, लेकिन उनकी नजरें मीर कासिम पर ही गड़ी थी। मीर कासिम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी और वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। बीरबल शांत भाव से मीर कासिम की ओर मुड़े और बड़ी ही विनम्रता से बोले, मीर साहब, आपने मुझे गधा कहा। मैं आपकी इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े विद्वानों को भी सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यह सुनकर दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ये क्या कह रहे हैं? क्या वो अपना अपमान चुपचाप चलेंगे? मीर कासिम को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि बीरबल डर गया है और बात को टालने की कोशिश कर रहा है। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, इसमें झूठ क्या है? तुम्हारी बातें हैं ही गधों जैसी। बीरबल की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, मीर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। शायद मेरी बातें आपको इसलिए गधों जैसी लगी क्योंकि कहते हैं कि एक गधे को दूसरे गधे की बात ही समझ आती है। ये सुनते ही दरबार में जो सन्नाटा था वो दबे हुए ठहाकों में बदलने लगा। मीर कासिम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बीरबल ने एक ही वाक्य में सारा अपमान उसी पर लौटा दिया था, वो भी बिना अपनी मर्यादा तोड़े। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन जहां पनाह, आज मीर कासिम साहब ने एक बहुत ही गंभीर और दार्शनिक प्रश्न उठाया है। उन्होंने मुझे और एक गधे के बीच तुलना की है। मैं चाहता हूं कि आज इस दरबार में ये तय हो ही जाए कि मुझमें और एक गधे में आखिर फर्क क्या है। अब तो दरबारियों की उत्सुकता और बढ़ गई। अकबर भी अपनी नाराजगी भूलकर ये देखने लगे कि बीरबल इस बात को कहाँ ले जाते हैं। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे शहर के धोबी घाट से एक असली गधे को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर करें। यह सुनकर तो मीर कासिम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल आखिर करना क्या चाहता है। कुछ ही देर में 2 सिपाही एक गधे को रस्सी से खींचते हुए दरबार में ले आए। गधा दरबार की शान शौकत देखकर बिदक रहा था और अपनी बेसुरी आवाज में ढेंचू ढेंचू कर रहा था। दरबार का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। गंभीर चर्चा की जगह अब एक अनोखा तमाशा चल रहा था, जिसका निर्देशक खुद बीरबल था। बीरबल उस गधे के पास गए, प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और फिर मीर कासिम की ओर मुड़कर बोले, मीर साहब, अब आप और हम दोनों मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आप कृपया मेरे और इस गधे के बीच खड़े हो जाइए। मीर कासिम की हालत खराब थी, लेकिन शहंशाह के हुक्म के आगे वो मजबूर था। वो कांपते कदमों से बीरबल और गधे के बीच जाकर खड़ा हो गया। अब दरबार में एक अजीब दृश्य था। एक तरफ बुद्धि के प्रतीक बीरबल खड़े थे, दूसरी तरफ एक असली गधा, और बीच में शर्मिंदगी
और अपमान से गड़ा हुआ मीर कासिम। बीरबल ने शहंशाह की ओर देखकर बोलना शुरू किया, जहां अपना, पहला फर्क, ये गधा घास खाता है और मैं अन्न खाता हूं। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अन्न खाकर भी घास जैसी बातें करते हैं। बीरबल ने यह कहते हुए एक तिरछी नजर मीर कासिम पर डाली। दरबार में फिर से हंसी का फव्वारा छूटा। दूसरा फर्क, जहां पनाह, ये गधा 4 पैरों पर चलता है और मैं 2 पैरों पर। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो 2 पैरों पर चलकर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उतना ही करते हैं जितना ये 4 पैरों वाला प्राणी करता है। मीर कासिम का चेहरा अब लाल से पीला पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फर्क, जहां अपना, अगर मैं इस गधे को दाई ओर चलने का इशारा करूं तो ये दाई ओर ही जाएगा, और अगर बाई ओर जाने को कहूं तो बाई ओर जाएगा। ये अपने मालिक की बात मानता है। ये कहकर बीरबल ने गधे को हाथ से दाई ओर धकेला और गधा सचमुच दाई ओर कुछ कदम चल दिया। फिर बीरबल मीर कासिम की ओर मुड़े और कहा, लेकिन जहांपनाह, मुझमें और इस गधे में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि अगर मैं अपनी दाई ओर देखूं तो मुझे एक समझदार और वफादार जानवर दिखाई देता है। ये कहकर बीरबल ने गधे की ओर देखा। और अगर मैं अपनी बाई ओर देखूं तो। बीरबल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मीर कासिम की तरफ घूरकर देखने लगे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी खामोशी ने वो सब कुछ कह दिया जो 1000 शब्द भी नहीं कह सकते थे। पूरा दरबार अब खुलकर ठहाके लगा रहा था। खुद शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। बीरबल ने बिना एक भी अपशब्द का इस्तेमाल किए, बिना अपनी शालीनता खोए, मीर कासिम को ऐसा आईना दिखाया था कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। उसने न सिर्फ अपना अपमान लौटाया, बल्कि मीर कासिम को उसकी असली जगह भी दिखा दी। मीर कासिम शर्म और जलालत के बोझ तले इतना दब गया कि वह दरबार के बीच ही शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर माफी मांगने लगा। अकबर ने अपनी हंसी रोककर गंभीर होते हुए कहा, मीर कासिम, आज तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ होगा। बीरबल इस सल्तनत का वो हीरा है जिसकी चमक तुम्हारी जैसी ईर्ष्या की फूंक से कम नहीं हो सकती। तुमने बीरबल का नहीं, मेरा अपमान किया है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम 1 महीने तक दरबार में नहीं आओगे और इस दौरान तुम बीरबल से बुद्धि और तहजीब का पाठ सीखोगे। उस दिन के बाद से मीर कासिम ने कभी भी बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की। यह किस्सा पूरे आगरा में मशहूर हो गया कि कैसे बीरबल ने खुद को गधा कहे जाने पर एक असली गधे को दरबार में बुलाकर अपने अपमान का ऐसा करारा और बुद्धिमानी भरा जवाब दिया जिसे जमाना हमेशा याद रखेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का जवाब हमेशा अपमान से देना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहकर अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी का इस्तेमाल करके दिया गया जवाब सामने वाले के लिए किसी तलवार के घाव से भी ज्यादा गहरा होता है। बीरबल की यही कला उन्हें इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक बनाती है। कहानी 3 उन दिनों की बात है जब आगरा शहर मुगलिया सल्तनत की शान हुआ करता था। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन कुछ हफ्तों से शहर की हवा में एक अजीब सी हलचल थी। चर्चा का केंद्र था शहर के बाहर जंगल के किनारे डेरा जमाए एक रहस्यमयी साधु। उस साधु का नाम था बाबा ज्ञानगिरी। लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि बाबा त्रिकालदर्शी है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकते हैं। उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं जिनसे वे किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। बाबा का दावा था कि उन्होंने हिमालय की कंदराओं में सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है और स्वयं देवताओं से वरदान प्राप्त किया है। बाबा का रूप भी बड़ा प्रभावशाली था। लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं जो उनके पैरों को छूती थी, माथे पर भस्म का त्रिपुंड,
गले में अनेकों रुद्राक्ष की मालाएं और तन पर केवल एक भगवा वस्त्र। उनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी, मानो वे गहरे ध्यान में लीन हों। वे बोलते बहुत कम थे, और जब बोलते तो उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन और रहस्य होता। धीरे धीरे लोगों का हुजूम उनकी कुटिया के बाहर जुटने लगा। गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आता। कोई संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आता, कोई व्यापार में मुनाफे की, तो कोई बीमारी से छुटकारे की। बाबा सबसे एक ही बात कहते, सब ईश्वर की माया है। अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और लोग दान करते। सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण, कीमती वस्त्र और अनाज के ढेर। बाबा की कुटिया के बाहर धन दौलत का अंबार लग गया था। उनके कुछ शिष्य भी थे जो दान में आई सामग्री को संभालते और बाबा की सेवा में लगे रहते। ये शिष्य लोगों को बाबा की चमत्कारी शक्तियों के किस्से सुना सुनाकर उनकी श्रद्धा को और भी पक्का कर देते थे। शहर में हर तरफ बस बाबा ज्ञानगिरी की ही चर्चा थी। अरे, तुम्हें पता है, सेठ धनीराम को बाबा के आशीर्वाद से एक खोया हुआ खजाना मिल गया। और सुनो, लालाजी की बीमार पत्नी बाबा की दी हुई भस्म से बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसी अफवाहें शहर में जंगल की आग की तरह फैल रही थी। ये खबर उड़ते उड़ते बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। एक दिन दरबार लगा हुआ था। अकबर थोड़े चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, ये बाबा ज्ञानगिरी कौन है? क्या वाकई उनके पास कोई दैवीय शक्ति है? हमारी प्रजा उन पर अंधा विश्वास कर रही है। कहीं ये कोई ढोंग तो नहीं? कई दरबारी जो खुद बाबा के भक्त बन चुके थे, उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। एक मंत्री ने कहा, आलम पनाह, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उनके चमत्कार देखे हैं। वे बिना किसी से पूछे ही लोगों के मन की बात जान लेते हैं। वे निश्चित ही कोई सिद्ध पुरुष है। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल के खिलाफ रहते थे, ने मौका देखकर कहा, हुजूर, हमें ऐसे सिद्ध पुरुष का सम्मान करना चाहिए। उन्हें दरबार में बुलाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शायद उनकी कृपा से हमारी सल्तनत और भी मजबूत हो जाए। अकबर अब और भी दुविधा में पड़ गए। वे एक प्रगतिशील सोच वाले बादशाह थे और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे अपनी प्रजा की आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनकी नजरें अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल पर टिकी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है? अकबर ने पूछा। बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, मैं न तो उन दरबारियों की बात से सहमत हूं जो बाबा को भगवान मान बैठे हैं, और नहीं मैं बिना जांच पड़ताल किए उन्हें ढोंगी कह सकता हूं। सच्चा संत कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता, और नहीं उसे धन दौलत का कोई मोह होता है। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि पूरी प्रजा मूर्ख है, बस तुम ही एक अक्लमंद हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुल्ला जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि सोने की परख करने के लिए उसे कसौटी पर घिसना पड़ता है। अगर बाबा ज्ञानगिरी सच्चे सोने हैं तो परीक्षा से क्यों डरेंगे? और अगर वे पीतल है तो उनकी चमक जल्द ही उतर जाएगी। अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। तुम जाओ और उस साधु की सच्चाई का पता लगाओ। लेकिन याद रहे, अगर वो सच में कोई पहुंचे हुए संत हुए तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए। बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहें जहांपनाह, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीरबल जानते थे कि अगर वे सीधे जाकर बाबा से सवाल जवाब करेंगे तो वे अपनी चालाकी से बच निकलेंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे बाबा का असली चेहरा, उनका लालच, सबके सामने आ जाए। उन्होंने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अपना रूप बदला। उन्होंने एक अमीर बूढ़े व्यापारी का वेश धारण किया। कीमती रेशमी कपड़े पहने, गले में मोतियों की माला
और उंगलियों में सोने की अंगूठियां। उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूंछों को सफेद रंग से रंग लिया और चलने में मदद के लिए एक नक्काशीदार छड़ी ले ली। उनके साथ 2 सेवक भी थे, जो असल में बादशाह के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, लेकिन उन्होंने भी साधारण सेवकों के कपड़े पहन रखे थे। इस नए रूप में बीरबल बाबा ज्ञानगिरी के आश्रम पहुंचे। वहां भक्तों की भारी भीड़ थी। बीरबल ने देखा कि बाबा एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए। उनके शिष्य लोगों से दान इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें बाबा के करीब जाने से रोक रहे थे। बीरबल ने एक शिष्य से कहा, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। शिष्य ने बीरबल के कीमती कपड़ों और आभूषणों को देखा और समझ गया कि ये कोई बड़ी मुर्गी है। वो तुरंत उन्हें भीड़ से निकालकर एक विशेष स्थान पर ले गया। थोड़ी देर बाद बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी नजर सीधे बीरबल पर पड़ी, जो एक दुखी और चिंतित व्यापारी का अभिनय कर रहे थे। कहो वत्स, क्या चिंता है तुम्हें? बाबा ने अपनी भारी आवाज में पूछा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं शहर का एक बदनसीब व्यापारी हूं। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी 7 पीढ़ियों से मेरे पूर्वज स्वर्ग में भटक रहे हैं। उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही। मैंने कई यज्ञ और अनुष्ठान कराए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने सुना है कि आप त्रिकालदर्शी हैं। क्या आप मेरे पूर्वजों से बात करके उनकी मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं? ये सुनकर बाबा मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही अमीर और अंधविश्वासी मूर्ख है। इसे आसानी से ठगा जा सकता है। बाबा ने फिर से आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक मंत्र पढ़ने का नाटक किया। फिर उन्होंने आंखें खोलकर कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है। मैंने अभी अभी तुम्हारे परदादा से बात की। वे बहुत कष्ट में हैं। स्वर्ग के द्वार उनके लिए बंद है। बीरबल ने व्याकुल होने का नाटक करते हुए पूछा, लेकिन क्यों बाबा? उन्होंने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य किए थे। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे परदादा ने जीवन में एक पाप किया था। उन्होंने एक बार गलती से एक साधु की दाढ़ी का एक बाल तोड़ दिया था। उसी पाप के कारण वे अटके हुए हैं। जब तक उस साधु को प्रसन्न नहीं किया जाएगा, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। बीरबल ने घबराकर पूछा, लेकिन बाबा, वो साधु अब कहां मिलेंगे? वो तो कब के परलोक सिधार गए होंगे। बाबा ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर की लीला देखो वत्स। उस साधु ने पुनर्जन्म लिया है, और वो कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। यह सुनकर बीरबल ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और सीधे बाबा के पैरों में गिर पड़े। बाबा, ये तो चमत्कार है। आप ही मेरे उद्धारक हैं। कृपया मुझे बताएं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं? आप जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। बाबा यही तो चाहते थे। उनके चेहरे पर लालच की एक सूक्ष्म रेखा उभर आई, जिसे बीरबल ने तुरंत भांप लिया। बाबा ने कहा, वत्स, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है। मैं तो एक वैरागी हूं। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में मेरे शरीर के हर एक बाल के बराबर एक एक सोने का सिक्का दान करना होगा। यह सुनकर बीरबल के साथ आए सिपाही चौंक गए। एक इंसान के शरीर पर लाखों बाल होते हैं। यह तो सीधी सीधी लूट थी। लेकिन बीरबल ने प्रसन्न होने का नाटक किया और कहा, बस इतनी सी बात। बाबा, मुझे मंजूर है। मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं अपना सारा खजाना लुटा सकता हूं। आप कल ही मेरे महल पधारे। मैं शाही नाई को बुलाकर आपके शरीर के सभी बालों की गिनती करवाऊंगा और हर बाल के बदले एक सोने की मोहर आपको भेंट करूंगा। बाबा की आंखें लालच से चमक उठीं। उन्होंने सोचा, ये तो जिंदगी भर की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन यह खबर पूरे आगरा में फैल गई कि एक अमीर व्यापारी बाबा ज्ञानगिरी को उनके शरीर के हर बाल के बदले एक सोने की मोहर दान कर रहा है। लोग ये अनोखा दान देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने अपने बगीचे में एक भव्य शामियाना लगवाया।
बीच में बाबा के बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन रखा गया। शाही नाइयों की एक पूरी फौज अपने औजारों के साथ तैयार खड़ी थी। निश्चित समय पर बाबा ज्ञानगिरी अपने शिष्यों के साथ पधारे। उनका चेहरा गर्व और लालच से दमक रहा था। उन्होंने सोचा कि आज उनकी किस्मत का सितारा बुलंद है। बीरबल, जो अभी भी व्यापारी के वेश में थे, ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने बाबा को सिंहासन पर बिठाया और कहा, बाबा, अब आप आज्ञा दें तो आपके शरीर के बालों की गिनती शुरू की जाए। सबसे पहले आपकी दाढ़ी और सिर के बालों से शुरुआत करते हैं। बाबा ने खुशी खुशी अपनी गर्दन हिला दी। दो नाई आगे बढ़े। एक ने बाबा की लंबी दाढ़ी को पकड़ा और दूसरे ने उस तरह उठाया। जैसे ही नाई ने उस तरह बाबा की दाढ़ी पर रखने की कोशिश की, बाबा चौंक कर पीछे हट गए। ये क्या कर रहे हो? उन्होंने घबराकर पूछा। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्यों बाबा, आपके बालों की गिनती कर रहे हैं। बिना काटे सही गिनती कैसे होगी? हम एक एक बाल काटेंगे और उसे गिनकर एक तरफ रखते जाएंगे। जब सारे बाल कट जाएंगे तो हम उनकी गिनती करके आपको उतनी ही सोने की मोहरें दे देंगे। अब बाबा के होश उड़ गए। उन्हें अपनी लंबी जटाएं और दाढ़ी अपनी जान से भी प्यारी थी। यही तो उनके साधु होने का प्रमाण थी। इनके बिना तो लोग उन्हें पहचानेंगे भी नहीं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, बाल काटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग बस अंदाजा लगाकर मुझे मोहरें दे दो। बीरबल ने कहा, नहीं बाबा, ऐसे कैसे? दान में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हमें तो सटीक गिनती चाहिए। आपके एक एक बाल का मूल्य है। हम कोई भी बाल व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। फिर बीरबल ने नाइयों को आदेश दिया, चलो भाई, शुरू हो जाओ। पहले इनकी दाढ़ी काटो, फिर सिर के बाल, फिर भौहें और फिर शरीर के बाकी हिस्सों के बाल भी तो गिनने हैं। ये सुनते ही बाबा सिंहासन से उछल पड़े। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। नहीं, तुम मेरे बाल नहीं काट सकते। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, वो चिल्लाए। बीरबल अब अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने अपनी नकली दाढ़ी मूंछें हटाई। श्राप दोगे बाबा, या सच बताओगे कि तुम कोई सिद्ध पुरुष नहीं बल्कि एक ढोंगी हो जो मासूम लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है? बीरबल ने अपनी रोबीली आवाज में कहा। अपना असली रूप देखकर और बीरबल का नाम सुनकर बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसी समय शामियाने के पर्दे हटे और शहंशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ अंदर दाखिल हुए। ये सब बीरबल की योजना का ही हिस्सा था। बाबा अकबर को देखकर थर-थर कांपने लगा और सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं एक धोखेबाज हूं। गरीबी से तंग आकर मैंने ये ढोंग रचा था। उसने रोते हुए अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, तुमने न केवल लोगों को ठगा है बल्कि उनकी आस्था और विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाई है। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। बाबा के शिष्यों को भी पकड़ लिया गया और उनसे लोगों का लूटा हुआ सारा धन दौलत बरामद कर लिया गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी से एक बड़े धोखे का पर्दाफाश कर दिया। तुमने हमें सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और अंधविश्वास में बहुत बारीक सा अंतर होता है। अकबर ने आदेश दिया कि बाबा और उसके चेलों को जेल में डाल दिया जाए और उनसे बरामद किया गया सारा धन उन गरीब लोगों में वापस बांट दिया जाए जिनसे ये ठगा गया था। जो लोग बाबा को भगवान मान रहे थे, उनकी आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद आगरा के लोग किसी भी साधु संत पर आंख बंद करके विश्वास करने से पहले बीरबल की ये कहानी जरूर याद करते। ये कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे लालच बड़े से बड़े ज्ञानी के पाखंड का भी पर्दाफाश कर देता है और सच्चा ज्ञान कभी प्रदर्शन या धन की मांग नहीं करता।
तो देखा दोस्तों, कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक ढोंगी साधु को बेनकाब कर दिया। ये कहानी हमें ये महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमें किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। धर्म और आस्था के नाम पर ठगी करने वाले लोग हर युग में मौजूद रहे हैं, लेकिन विवेक और तर्क की कसौटी पर परख कर ही हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। कहानी 4। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की शानो शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी। बादशाह अकबर का दरबार न्याय और बुद्धिमानी का केंद्र माना जाता था। लेकिन उस दौर में भी, जब कानून इतना सख्त था, कुछ अपराधी ऐसे थे जो अपनी चालाकी से बादशाह की नाक के नीचे से चोरी कर लेते थे। आज की कहानी एक ऐसी ही अजीबोगरीब चोरी की है जिसने आगरा के सबसे बड़े व्यापारी को सड़क पर ला दिया था। यह कहानी है रुई के बोझ की और उस चोर की जिसने सब कुछ चुरा लिया लेकिन अपना डर नहीं छिपा सका। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब मसालों की खुशबू और रेशम की चमक के साथ साथ साजिशों का भी बोलबाला था। आगरा के बाजार में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ धनीराम। धनीराम जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। वे आगरा के सबसे बड़े रुई, कॉटन के व्यापारी थे। दूर दूर के राज्यों से किसान अपनी रुई बेचने उनके पास आते थे और धनीराम उस रुई को गोदामों में भरकर उसे साफ करवाकर फिर महंगे दामों पर कपड़ा बनाने वाले जुलाहों को बेचते थे। धनीराम स्वभाव से थोड़े कंजूस थे, लेकिन व्यापार में बहुत पक्के थे। वे अपने गोदाम की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। उनके गोदाम के बाहर हटे-कट्टे पहरेदार हमेशा तैनात रहते थे और गोदाम की चाबी हमेशा सेठ जी की कमर में लटकती रहती थी। सर्दी का मौसम आने वाला था। बाजार में रुई की मांग बढ़ने वाली थी। सेठ धनीराम ने सोचा कि यह सही मौका है मोटा मुनाफा कमाने का। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और एक बहुत बड़ा रुई का सौदा किया। कई बैलगाड़ियों में भरकर उत्तम किस्म की सफेद रुई उनके गोदाम में लाई गई। ये रुई इतनी सफेद और मुलायम थी कि उसे सफेद सोना कहा जा रहा था। शाम तक मजदूरों ने पसीना बहाकर उस सारी रुई को गोदाम में एक पहाड़ की तरह जमा कर दिया। सेठ धनीराम ने उस रात खुद गोदाम का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि रुई ठीक से रखी गई है। उन्होंने गोदाम के भारी भरकम लोहे के दरवाजे पर ताला लगाया। उसे 2 बार खींचकर देखा कि वो ठीक से बंद है या नहीं। फिर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद पहरेदार को आदेश दिया कि आज रात पलक भी मत झपकाना, अंदर लाखों का माल है। पहरेदार ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, आप निश्चिंत होकर सोइए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सेठ जी घर चले गए। उन्हें रात भर सपने में सोने के सिक्के और मुनाफा दिखाई देता रहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुबह होते होते उनके ये सपने चकनाचूर होने वाले हैं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आगरा की मीनारों पर पड़ी तो सेठ धनीराम खुशी खुशी अपने गोदाम पहुंचे। उन्होंने देखा कि पहरेदार अपनी जगह पर मुस्तैद खड़ा था। ताला वैसे ही लगा हुआ था जैसा वे छोड़ कर गए थे। सेठ जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने चाबी निकाली, ताला खोला और भारी दरवाजा धकेला। जैसे ही दरवाजा खुला, सेठ धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गोदाम खाली था। जी हां, गोदाम के अंदर रुई का एक रेशा भी नहीं बचा था। वो विशाल रुई का पहाड़ जो कल शाम तक छत को छू रहा था, अब गायब था। सेठ धनीराम पागलों की तरह अंदर दौड़े। उन्होंने दीवारों को देखा, छत को देखा। कहीं कोई सेंध नहीं थी, कोई सुराख नहीं था। दीवारें साबुत थी, छत सुरक्षित थी और ताला भी नहीं टूटा था। तो फिर इतनी सारी रुई हवा में उड़ गई। सेठ धनीराम जोर जोर से रोने लगे। लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी उम्र भर की कमाई चली गई। उनकी आवाज सुनकर आसपास के व्यापारी जमा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बंद कमरे से बिना ताला तोड़े टनों रुई कैसे गायब हो सकती है। ये इंसानी काम नहीं लग रहा था, कोई जादू टोना लग रहा था।
रोते बिलखते सेठ धनीराम सीधे बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। उस समय दरबार लगा हुआ था। सेठ जी ने बादशाह के पैरों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। जहांपनाह, मेरे साथ अनर्थ हो गया। मेरे गोदाम से सारी रुई चोरी हो गई है, जबकि ताला लगा हुआ था और पहरेदार जाग रहा था। जरूर मेरे किसी दुश्मन ने काला जादू करवाया है। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोतवाल को आदेश दिया कि जाकर मौके की जांच की जाए। लेकिन कोतवाल और उसकी टीम ने जब जांच की तो वे भी हैरान रह गए। न ताला टूटा था, न दीवार में छेद था। ऐसा लगता था जैसे रुई कभी वहां थी ही नहीं। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और समझ गए कि यह काम साधारण पुलिस के बस का नहीं है। इसमें किसी शातिर दिमाग का हाथ है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये गुत्थी अब तुम्हें ही सुलझानी होगी। पता लगाओ कि रुई कहाँ गई और चोर कौन है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहांपनाह। लेकिन मुझे सेठ जी के उन सभी नौकरों और मजदूरों से मिलना होगा जिन्होंने कल शाम को वो रुई गोदाम में रखी थी। सेठ धनीराम ने बताया कि उनके पास कुल 5 मजदूर हैं जो सालों से उनके यहां काम कर रहे हैं। वे सब के सब पुराने और भरोसेमंद माने जाते थे। बीरबल ने कहा, उन 5 को और उस पहरेदार को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। थोड़ी ही देर में 6 लोग दरबार में खड़े थे, 5 मजदूर और एक पहरेदार। वे सब डरे हुए थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि मुगल दरबार में चोरी की सजा कितनी भयानक होती है। बीरबल अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे उन सबके पास गए। बीरबल की नजरें ऐसी थी जैसे वो इंसान के मन के अंदर झांक रही हों। बीरबल ने पहरेदार से पूछा, सच बताओ, क्या तुम रात को सो गए थे? पहरेदार ने कांपते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं कसम खाता हूं, मैं पूरी रात जागता रहा। मेरे सामने से कोई अंदर नहीं गया। बीरबल ने सोचा, अगर ताला नहीं टूटा और पहरेदार जागा हुआ था तो इसका मतलब चोर कोई ऐसा है जिसके पास या तो दूसरी चाबी थी या जिसने किसी गुप्त रास्ते से चोरी की है, और ये काम कोई अंदर का ही व्यक्ति कर सकता है। बीरबल ने उन 5 मजदूरों को ध्यान से देखा। वे सब साधारण कपड़े पहने थे, सिर पर पगड़ी थी और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बीरबल ने उनसे पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है, चोरी किसने की? सबने एक सुर में कहा, हुजूर, हमें नहीं पता। हम तो गरीब मजदूर हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और रात को अपने घर जाकर सो जाते हैं। अब समस्या ये थी कि कोई गवाह नहीं था और कोई सबूत नहीं था। अगर बीरबल कोड़े मरवाकर पूछताछ करते तो हो सकता है कि दर्द के मारे कोई निर्दोष भी जुर्म कबूल कर लेता। बीरबल ऐसा न्याय नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि चोर खुद अपनी गलती माने। बीरबल जानते थे कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डर और अपराधबोध इंसान से वो गलतियां करवाते हैं जो वो सामान्य हालत में कभी नहीं करता। बीरबल वापस बादशाह के पास गए और उनके कान में कुछ फुसफुसाए। फिर बीरबल ने जोर से दरबार में ऐलान किया, सुनो, ये चोरी बहुत ही अजीब है। ताला बंद था और माल गायब हो गया। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये किसी रूहानी ताकत या जिन्न का काम है। ये सुनकर मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। सेठ धनीराम ने कहा, तो क्या मेरा माल कभी नहीं मिलेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज रखिए सेठ जी। मैंने बचपन में एक सिद्ध महात्मा से एक विद्या सीखी थी। उस विद्या से चोर चाहे इंसान हो या भूत, पकड़ा जाता है। आज मैं उसी जादुई मंत्र का प्रयोग करूंगा। बीरबल ने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ, शाही बागीचे से कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ी सी जादुई रुई लेकर आओ। यह सिर्फ बीरबल का नाटक था, कोई जादुई रुई नहीं थी। थोड़ी देर में दरबार के बीचों बीच एक छोटा सा तंबू लगाया गया। बीरबल ने उन 5 मजदूरों और पहरेदार को कहा, तुम सब एक कतार में खड़े हो जाओ।
बीरबल ने एक बहुत ही गंभीर नाटक रचना शुरू किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और हवा में हाथ लहराया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। चोर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उन संदिग्धों के पास जाकर कहा, देखो, जिस चोर ने भी रुई चुराई है, उसने रुई को अपने कंधों पर या सिर पर लाद कर ही बाहर निकाला होगा। रुई की एक खासियत होती है, वो अपने मालिक को पहचानती है। जिसने भी चोरी की है, रुई के कुछ बारीक रेशे जो आंखों से दिखाई नहीं देते, अभी भी उसकी दाढ़ी और पगड़ी में फंसे हुए हैं। बीरबल ने अपनी आवाज को रहस्यमयी बनाते हुए कहा, मेरी ये जादुई विद्या मुझे बता रही है कि चोर इन्हीं लोगों में से एक है और रुई ने अपना निशान छोड़ दिया है। चोर की दाढ़ी में अभी भी रुई का तिनका फंसा हुआ है। जैसे ही बीरबल ने ये वाक्य बोला, चोर की दाढ़ी में रुई है, एक अजीब घटना घटी। ये मानव मनोविज्ञान का एक अद्भुत नमूना था। जो निर्दोष मजदूर थे, वे तो बीरबल का मुंह ताकते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने चोरी नहीं की है, तो उनकी दाढ़ी में कुछ नहीं होगा। लेकिन जो असली चोर था, उसके मन में चोर बैठा था। जैसे ही उसने सुना कि उसकी दाढ़ी में रुई फंसी है, उसका हाथ अनजाने में बिजली की तेजी से अपनी दाढ़ी की तरफ गया। उसे लगा कि कहीं सच में कोई रुई का टुकड़ा तो नहीं रह गया जो उसे पकड़वा देगा। वो अपनी दाढ़ी झाड़ने की कोशिश करने लगा। बीरबल की बाज जैसी नजरें इसी पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने तुरंत उस मजदूर का हाथ पकड़ लिया। बीरबल ने गर्जना की, पकड़ लो इसे, यही है चोर। वो मजदूर घबरा गया। नहीं हुजूर, मैं नहीं हूं, मैं तो बस खुजली कर रहा था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, मैंने तो बस एक चाल चली थी। कोई जादुई रुई नहीं होती और नहीं मुझे कोई मंत्र आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर के डर ने तुम्हें धोखा दे दिया। बाकी किसी ने अपनी दाढ़ी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ तुमने लगाया, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं सच में सबूत तुम्हारे चेहरे पर तो नहीं चिपका है। अब उस चोर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बादशाह अकबर का क्रोध देखकर वो उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दीजिए जहांपनाह, लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। उसने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि गोदाम के पीछे एक पुरानी खिड़की थी जिसे ईंटों से बंद कर दिया गया था, लेकिन वो ईंटें ढीली थी। उसने और उसके एक साथी ने रात को उन ईंटों को हटाया, सारी रुई वहां से निकाली और पास के ही एक सूखे कुएं में छिपा दी। फिर ईंटें वापस लगा दी ताकि किसी को शक न हो। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कुएं की तलाशी ली और वहां से सारी रुई बरामद कर ली गई। सेठ धनीराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें उनका सफेद सोना वापस मिल गया था। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे यकीन था कि चोर अपनी दाढ़ी को हाथ लगाएगा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। उसका अपना विवेक, कॉन्शियंस उसे चैन से रहने नहीं देता। जब मैंने कहा कि उसकी दाढ़ी में रुई है, तो उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ने उसे जांचने पर मजबूर कर दिया। निर्दोष व्यक्ति को जांचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। सेठ धनीराम ने बीरबल को धन्यवाद दिया और अपनी रुई में से कुछ हिस्सा दरबार में इनाम के तौर पर पेश करना चाहा, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि बस अपने मजदूरों का ख्याल रखें ताकि वे मजबूरी में चोरी न करें। असली चोर और उसके साथी को कारावास की सजा सुनाई गई और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने बिना किसी हिंसा के, बिना किसी कोड़े बरसाए, सिर्फ मनोविज्ञान और बुद्धिमानी के दम पर एक नामुमकिन दिखने वाली गुत्थी को सुलझा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कहावत इसी कहानी या ऐसी ही घटनाओं से बनी है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है,
वो हमेशा आशंकित रहता है। उसकी अपनी हरकतें, उसकी घबराहट, उसकी नजरें ही उसकी पोल खोल देती है। सच को कभी भी बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं। और जब समय आता है तो वो झूठ किसी न किसी रूप में, जैसे दाढ़ी पर हाथ फेरना, सामने आ ही जाता है। आपको बीरबल का ये न्याय करने का तरीका कैसा लगा? क्या आज के जमाने में भी पुलिस या जासूस ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी 5। ये वो समय था जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर चमक रहा था। दिल्ली के तख्त पर शहंशाह अकबर का राज था, जिनके न्याय और दरियादिली के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। अकबर का दरबार केवल एक राजसभा नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का एक जीता जागता विश्वविद्यालय था। और इस विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिभावान विद्वान थे राजा बीरबल, जिनकी बुद्धि की गहराई नापना किसी महासागर को नापने जैसा ही मुश्किल था। बीरबल की ख्याति किसी बहती नदी की तरह मुगल सीमाओं को लांघकर दक्षिण के गौरवशाली साम्राज्य विजयनगर तक जा पहुंची थी। विजयनगर पर उस समय महाराज कृष्णदेव राय का शासन था, जो स्वयं कला, साहित्य और ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे। उनके दरबार में भी तेनालीराम जैसे अद्वितीय बुद्धिमान सलाहकार थे। महाराज कृष्णदेव राय हमेशा से ये जानना चाहते थे कि उत्तर में जिस बीरबल की बुद्धिमानी के इतने गीत गाए जाते हैं, क्या वह सच में उतना ही असाधारण है? वो किसी से युद्ध या बैर नहीं चाहते थे, बल्कि ये ज्ञान और बुद्धि का एक मैत्रीपूर्ण मुकाबला था। उन्होंने फैसला किया कि वो शहंशाह अकबर और उनके सलाहकार बीरबल की प्रज्ञा को परखेंगे और ये देखेंगे कि क्या उत्तर का ज्ञान दक्षिण की मेधा से मुकाबला कर सकता है। एक दिन जब दिल्ली का दरबार रोज की तरह अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का एक शाही दूत दरबार में हाजिर हुआ। उसके वस्त्रों और आभूषणों से शाही वैभव झलक रहा था। उसने शहंशाह अकबर को झुककर प्रणाम किया और महाराज कृष्णदेव राय का एक रेशमी वस्त्र में लिपटा पत्र प्रस्तुत किया। अकबर ने पत्र लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र की भाषा सम्मानजनक लेकिन चुनौतीपूर्ण थी। जैसे जैसे अकबर पत्र पढ़ते गए, उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव छा गए। उन्होंने पत्र अपने मुख्य वजीर को दिया और उसे दरबार में पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। वजीर ने बुलंद आवाज में पत्र पढ़ना शुरू किया। दिल्ली के महान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का स्नेहपूर्ण नमस्कार। हमने आपके और आपके प्रतापी सलाहकार राजा बीरबल के ज्ञान की गाथाएं सुनी हैं। ज्ञान का सम्मान करना हमारा धर्म है और इसी भावना से हम आपके दरबार के समक्ष 3 मैत्रीपूर्ण चुनौतियां रखना चाहते हैं। यदि आपके सलाहकार इन 3 चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा कर देते हैं, तो हम विजयनगर की ओर से आपको 100 श्रेष्ठ अरबी घोड़े और दक्षिण के मसालों से भरे 10 जहाज भेंट करेंगे और मान लेंगे कि आपके दरबार की बुद्धि अद्वितीय है। किंतु यदि आप असफल रहे, तो आपको स्वीकार करना होगा कि ज्ञान का सूर्य दक्षिण में अधिक प्रखरता से चमकता है। हमारी 3 चुनौतियां इस प्रकार हैं। ये सुनते ही दरबार में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। पहली चुनौती, हमारे लिए एक ऐसी चीज भेजी जाए जिसे न तो जमीन पर उगाया जा सके, न आसमान से उतारा जा सके। वो वस्तु यहीं इसी धरती पर बननी चाहिए, पर उसकी जड़ें न तो धरती में हो और न ही वो आसमानी हो। दूसरी चुनौती, एक ऐसा व्यक्ति भेजा जाए जो हमारे दरबार में आकर खुशी के 100 कोड़े खाए। हर कोड़े पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि खुशी झलकनी चाहिए। तीसरी चुनौती, अंत में एक ऐसा वाक्य लिखकर भेजा जाए जो एक ही समय पर सच भी हो और झूठ भी। चुनौतियां समाप्त होते ही दरबार में विद्वानों के बीच विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया। पहली चुनौती इतनी रहस्यमयी और गूढ़ थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो धरती पर बने, पर धरती और आसमान
दोनों से ही उसका सीधा संबंध न हो। बाकी की दो चुनौतियां भी उतनी ही असंभव लग रही थी। अकबर का मस्तक चिंता से घिर गया। ये एक मैत्रीपूर्ण चुनौती थी, लेकिन इसमें भी उनकी और उनके साम्राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। उन्होंने अपने सभी नवरत्नों की ओर देखा, लेकिन सबके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। अंत में सबकी उम्मीद भरी निगाहें बीरबल पर आकर टिक गई। बीरबल अपने स्थान पर शांत और सहज भाव से बैठे थे, जैसे वह किसी गहरी गुत्थी को सुलझाने का आनंद ले रहे हों। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम्हारी खामोशी हमें बेचैन कर रही है। महाराज कृष्णदेव राय ने हमारे ज्ञान को ललकारा है। क्या तुम्हारे पास इन जटिल पहेलियों का कोई समाधान है? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को प्रणाम किया और बोले, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं। ज्ञान की चुनौतियां युद्ध से कहीं बेहतर होती है। महाराज कृष्णदेव राय ने हमें सम्मान दिया है और हम उनकी चुनौतियों का सम्मानपूर्वक उत्तर देंगे। मुझे इन तीनों चुनौतियों का समाधान तैयार करने के लिए बस कुछ हफ्तों का समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए वे तुम्हें मिलेंगे। पर याद रहे, ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के ज्ञान की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीरबल ने जो हुक्म जहांपनाह कहकर इजाजत ली और अपनी तैयारियों में जुट गए। पहली चुनौती का हल, न जमीन की न आसमान की चीज। बीरबल ने इस पहली और सबसे गूढ़ पहेली पर बहुत विचार किया। विद्वानों ने तर्क दिया कि दुनिया में हर चीज या तो धरती से उगती है या प्रकृति, आसमान, हवा, पानी से बनती है। बीरबल जानते थे कि इसका उत्तर सीधा नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक और चतुराई भरा होगा। कुछ दिनों की सोच विचार के बाद बीरबल ने शहर के सबसे कुशल कुम्हार को बुलवाया। उन्होंने उसे एक विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी लाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने कुम्हार को उस मिट्टी से एक बड़ा, खोखला और गोल पात्र बनाने को कहा, जो बिल्कुल एक बड़े अंडे जैसा दिखे। जब वो कच्चा पात्र तैयार हो गया, तो बीरबल ने शहर के सबसे बड़े मधुमक्खी पालक को बुलाया। बीरबल ने उसे वो कच्चा मिट्टी का पात्र दिया और कहा, इस पात्र को अपने बाग में ले जाओ, जहां मधुमक्खियों के सबसे ज्यादा छत्ते हों। इसे एक ऐसे स्थान पर रखो जहां रानी मक्खी एक नया छत्ता बनाने की तैयारी कर रही हो। ऐसा प्रबंध करो कि मधुमक्खियां इस मिट्टी के पात्र के अंदर अपना छत्ता बनाना शुरू कर दें। मधुमक्खी पालक ने बीरबल के निर्देशानुसार काम किया। कुछ ही हफ्तों में मधुमक्खियों ने उस मिट्टी के पात्र के अंदर एक विशाल और सुंदर छत्ता बना लिया, जो शहद से लबालब भरा हुआ था। जब छत्ता पूरी तरह से तैयार हो गया, तो बीरबल ने कुम्हार को बुलाया और उस कच्चे मिट्टी के पात्र को, जिसके अंदर अब शहद से भरा छत्ता था, बहुत सावधानी से आग की भट्टी में पकाने का आदेश दिया। कुम्हार ने बड़ी कुशलता से पात्र को पकाया। गर्मी से अंदर का सारा मोम पिघलकर शहद में मिल गया और मिट्टी का पात्र पककर एक मजबूत मटका बन गया। अब बीरबल के पास एक ऐसा पका हुआ मिट्टी का मटका था, जिसके अंदर मधुमक्खियों का एक प्राकृतिक शहद से भरा छत्ता मौजूद था। बीरबल ने इस मटके को एक संदूक में रखवाया और उस पर एक संदेश लिखवाया, विजयनगढ़ के प्रतापी महाराज कृष्णदेव राय के लिए एक भेंट। ये मधु का छत्ता है। ये न तो जमीन से उगा है, क्योंकि इसे मधुमक्खियों ने अपने श्रम से बनाया है, और न ही ये आसमान से उतरा है, क्योंकि इसका निर्माण इसी धरती पर हुआ है। इसकी नींव किसी मिट्टी में नहीं, बल्कि लाखों जीवों के परिश्रम में है। ये प्रकृति और श्रम का एक अनूठा संगम है, जो आपकी पहली चुनौती का उत्तर है। पहली चुनौती का एक शानदार और काव्यात्मक हल तैयार था। अब बारी थी दूसरी शर्त की। बीरबल जानते थे कि कोई भी इंसान खुशी खुशी कोड़े नहीं खा सकता। इसके लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो न सिर्फ चतुर हो, बल्कि जिसे पैसों की सख्त जरूरत भी हो। उन्होंने शहर में खोज शुरू की
और उन्हें हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन बेहद होशियार और हाजिर जवाब आदमी मिला। बीरबल ने हरिदास को पूरी योजना समझाई। हरिदास पहले तो डर गया, लेकिन जब बीरबल ने उसे इनाम में सोने की 100 अशर्फिया देने का वादा किया तो वो तैयार हो गया। बीरबल ने हरिदास को समझाया, जब तुम विजयनगर पहुंचो तो सीधे दरबार में जाने की कोशिश मत करना। पहले वहां के मुख्य द्वारपाल से मिलना। उसे लालच देना कि अगर वो तुम्हें राजा से मिलने देगा तो तुम्हें राजा से जो भी इनाम मिलेगा तुम उसका आधा हिस्सा उसे दे दोगे। हरिदास ने बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझ लिया। ये सबसे मुश्किल पहेली थी। बीरबल कई दिनों तक इस पर सोचते रहे। उन्हें एक ऐसा वाक्य चाहिए था जो एक तार्किक जाल, लॉजिकल पैराडॉक्स बना दे, जिससे महाराज कृष्णदेव राय बाहर ही न निकल पाए। काफी सोचने के बाद बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई। उन्होंने एक खूबसूरत कागज पर एक वाक्य लिखा, उसे एक शाही लिफाफे में बंद किया और उस पर मुहर लगा दी। तीनों पहेलियों के हल अब तैयार थे। बीरबल ने एक दूत को शहद के छत्ते वाला मटका देकर, हरिदास को दूसरी शर्त के लिए और एक अन्य भरोसेमंद दूत को तीसरा लिफाफा देकर विजयनगर के लिए रवाना किया। विजयनगर के दरबार में महामुकाबला। जब दिल्ली के दूत विजयनगर पहुंचे तो महाराज कृष्णदेव राय का भव्य दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने को उत्सुक था कि उत्तर से उनकी चुनौतियों का क्या जवाब आया है। सबसे पहले दूत ने शहद के छत्ते वाला मटका महाराज के सामने रखा और बीरबल का संदेश पढ़ा। महाराज कृष्णदेव राय और उनके सलाहकार, जिनमें स्वयं तेनालीराम भी शामिल थे, इस अनोखे हल को देखकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल की गहरी सोच की प्रशंसा की, जिसने एक साधारण सी चीज में इतना गहरा दर्शन खोज निकाला था। उन्होंने अपनी पहली हार सहर्ष स्वीकार की। अब दूसरी शर्त की बारी थी। हरिदास आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं वो व्यक्ति हूं जो खुशी के 100 कोड़े खाने आया है। महाराज ने जल्लाद को बुलाने का हुक्म दिया। जल्लाद ने अपना कोड़ा घुमाया और हरिदास की पीठ पर पहला कोड़ा मारा। हरिदास आह करने के बजाय जोर से हंसा। दूसरा कोड़ा पड़ा, वो और जोर से हंसा। 10 कोड़े पड़ चुके थे और हरिदास ठहाके लगा रहा था। पूरा दरबार हैरान था। 50 कोड़े पूरे होने पर महाराज कृष्णदेव राय ने जल्लाद को रुकने का इशारा किया। उन्होंने हरिदास से पूछा, अरे भले मानुस, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही? तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? हरिदास ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी किस्मत पर हंस रहा हूं। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। असल में आपके दरबार में आने से पहले आपके लालची द्वारपाल ने मुझे अंदर आने से रोक दिया था। मैंने उससे वादा किया था कि आज मुझे आपसे जो भी इनाम मिलेगा मैं उसका आधा हिस्सा उसे दूंगा। अब आप मुझे इनाम में 100 कोड़े दे रहे हैं, तो वादे के मुताबिक इसमें से 50 कोड़े मेरे मित्र द्वारपाल के हिस्से में आते हैं। मैं तो अपने 50 कोड़े खा चुका, अब बाकी के 50 उसे पड़ेंगे। इसी विचार से मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है। ये सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वो बीरबल की इस कूटनीतिक चाल को समझ गए थे। महाराज ने हरिदास को इनाम देकर विदा किया और द्वारपाल को उसकी लालच के लिए दंडित किया। अब दरबार में पूरी तरह शांति छा गई थी। 2 चुनौतियां हल हो चुकी थी। अब आखिरी और सबसे कठिन चुनौती बची थी। अकबर के दूत ने बीरबल का भेजा हुआ मुहरबंद लिफाफा महाराज कृष्णदेव राय को दिया। महाराज ने लिफाफा खोला और अंदर से कागज निकाला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था। महाराज ने वाक्य पढ़ा, महाराज, आप मुझे इसी वाक्य को झूठ साबित करने के जुर्म में फांसी की सजा देंगे। ये वाक्य पढ़ते ही कृष्णदेव राय के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आई। उन्होंने वो पत्र तेनालीराम को दिया। तेनालीराम ने उसे पढ़ा और उनकी आंखों में भी आश्चर्य और प्रशंसा के भाव एक साथ आ गए। वे दोनों एक ऐसे तार्किक चक्रव्यूह में फंस गए थे जिसका कोई अंत नहीं था।
अगर वे मान ले कि वाक्य सच है तो उन्हें दूत को फांसी देनी होगी, लेकिन ऐसा करने से वाक्य सच साबित हो जाता और सच बोलने की कोई सजा नहीं होती। और अगर वे मान ले कि वाक्य झूठ है तो उन्हें दूत को झूठ बोलने के लिए फांसी देनी होगी, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करते वाक्य सच बन जाता। काफी देर तक विचार विमर्श के बाद महाराज कृष्णदेव राय अपनी गद्दी से उठे और जोर से हंसे। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। उन्होंने अकबर के दूत से कहा, हम पराजित हुए। राजा बीरबल की बुद्धि सचमुच अतुलनीय है। जाओ, अपने शहंशाह से कहना कि विजयनगर उनकी और उनके सलाहकार की प्रज्ञा का सम्मान करता है। हमारी भेंट जल्द ही दिल्ली पहुंचेगी। और यह भी कहना कि हम बीरबल से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके ज्ञान का सम्मान करना चाहेंगे। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा तो अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुमने शब्दों और बुद्धि से वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाती। तुमने न केवल हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा की, बल्कि दो महान साम्राज्यों के बीच ज्ञान और सम्मान का एक नया पुल भी बना दिया। कहानी 6। उन दिनों की बात है जब आगरा की गलियों में सुबह का सूरज अभी अंगड़ाई ले रहा था और यमुना का पानी सुनहरी किरणों से चमक रहा था। शहंशाह अकबर का दरबार लगने ही वाला था और पूरे किले में एक अजीब सी हलचल थी। आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि आज दरबार में एक ऐसा मुकदमा पेश होने वाला था जैसा न किसी ने पहले कभी देखा था और न ही सुना था। यह मुकदमा इंसानियत, कानून और न्याय की सारी हदों को पार करने वाला था और इसके केंद्र में था एक गधा। हां, आपने सही सुना, एक बेचारा बेजुबान गधा, जिस पर एक संगीन जुर्म का इल्जाम था और जिसका फैसला खुद शहंशाह अकबर करने वाले थे। यह कहानी शुरू हुई थी कुछ दिन पहले आगरा के एक कोने में बसे कुम्हारों के मोहल्ले से। वहां हीरालाल नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके पास रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था उसका गधा, जिसका नाम उसने प्यार से भोला रखा था। भोला वाकई अपने नाम की तरह ही भोला था। दिन भर चुपचाप अपने मालिक के दिए बोझ को ढोता, मिट्टी लाता और शाम को रूखा सूखा चारा खाकर सो जाता। एक दिन हीरालाल का पड़ोसी धनीराम सेठ, जो अपनी कंजूसी और झगड़ालू स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में बदनाम था, हीरालाल के पास आया। धनीराम की बीवी मायके गई हुई थी और उसके घर की छत पर लगी कपड़ों की रस्सी टूट गई थी। धनीराम ने अकड़कर हीरालाल से कहा, अरे ओ हीरा, तेरी रस्सी तो बड़ी मजबूत दिख रही है, जरा 2 दिन के लिए उधार दे दे। मेरी बीवी आएगी तो बाजार से नई ले आऊंगा। हीरालाल एक सीधा सादा आदमी था। उसने अपनी सबसे मजबूत रस्सी, जिससे वो अपने गधे को बांधता था, धनीराम को दे दी। धनीराम ने उस रस्सी को अपने आंगन में 2 खंभों के बीच कसकर बांध दिया और उस पर अपने कीमती कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हीरालाल का गधा भोला, जो दिन भर की मेहनत के बाद खुला छोड़ दिया गया था, घूमता घूमता धनीराम के आंगन में पहुंच गया। वहां उसे अपनी जानी पहचानी रस्सी दिखी। शायद उसे लगा कि ये कोई घास का रेशा है या फिर अपनी पुरानी रस्सी से उसे कुछ लगाव था। उसने उस रस्सी को अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया और फिर खचाक, रस्सी टूट गई। धनीराम के सारे कीमती कपड़े कीचड़ में जा गिरे। जब धनीराम ने ये नजारा देखा तो वो आगब बुला हो गया। वो चिल्लाता हुआ हीरालाल के पास पहुंचा, देख ले अपनी मनहूस जानवर की करतूत। इसने मेरी रेशमी अचकन और मेरी बीवी की पसंदीदा साड़ी बर्बाद कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे और तेरे गधे दोनों को शहंशाह के सामने घसीट कर ले जाऊंगा। हीरालाल ने बहुत मिन्नतें की, नुकसान की भरपाई करने का वादा किया, लेकिन धनीराम तो जैसे मौके की तलाश में ही था। वो अगले ही दिन दरबार में पहुंच गया और शहंशाह अकबर के सामने ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई मानो उसके गधे ने कपड़े नहीं
बल्कि उसका पूरा घर बार ही उजाड़ दिया हो। अकबर को यह मामला सुनकर बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, धनीराम, ये कैसा बचकाना मुकदमा लेकर आए हो? एक जानवर ने गलती से रस्सी चबा ली, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हीरालाल तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर देगा। लेकिन धनीराम अड़ गया। वो बोला, नहीं जहांपना, ये सिर्फ नुकसान की बात नहीं, ये न्याय का सवाल है। अगर आज एक जानवर को ऐसी हरकत के लिए सजा नहीं मिली तो कल को शहर के सारे जानवर बेखौफ हो जाएंगे। आपको एक मिसाल कायम करनी होगी। इस गधे को इसके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। दरबार में मौजूद कुछ चापलूस दरबारी, जो हमेशा हर बात में अपनी हां में हां मिलाते थे, वे भी धनीराम का साथ देने लगे। हाँ जहांपनाह, बात तो सही है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अकबर अब धर्म संकट में पड़ गए। मामला था तो हास्यास्पद, लेकिन उसे इस तरह पेश किया जा रहा था कि अगर वे कोई कार्रवाई नहीं करते तो उन पर न्याय न करने का आरोप लग सकता था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, मानो वो इस पूरे तमाशे का मजा ले रहे हों। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, इस अजीब मामले में क्या किया जाए? बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, मामला वाकई बहुत संगीन है। धनीराम सेठ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुजरिम हमारे सामने है। न्याय तो होना ही चाहिए। यह सुनकर धनीराम खुश हो गया। उसे लगा कि बीरबल उसकी तरफ है। बीरबल ने आगे कहा, कानून की नजर में जुर्म तो जुर्म है, इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि इस गधे यानी भोला पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाए। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। एक गधे पर मुकदमा। लेकिन बीरबल गंभीर थे। अगले दिन दरबार का नजारा देखने लायक था। कटघरे में हीरालाल का गधा भोला खड़ा था। वो बेचारा कभी अपने लंबे कान हिलाता तो कभी अपनी पूंछ से मक्खियां उड़ाता। उसे शायद पता भी नहीं था कि वो इतिहास का पहला ऐसा मुजरिम बनने जा रहा है जिस पर शाही दरबार में मुकदमा चल रहा है। धनीराम सेठ ने गवाही दी। उसने बढ़ा चढ़ाकर अपने कपड़ों की कीमत बताई। उसने रस्सी को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसके 2 टुकड़े हो चुके थे। अब बारी थी बचाव पक्ष की। बीरबल ने खुद गधे का वकील बनने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इस बेजुबान की तरफ से कुछ सवाल करना चाहता हूं। बीरबल धनीराम के पास गए और पूछा, सेठ जी, ये रस्सी किसकी थी? धनीराम ने अकड़कर कहा, हीरालाल की। बीरबल, और ये गधा किसका है? धनीराम, हीरालाल का। बीरबल, तो क्या यह संभव नहीं कि इस गधे ने अपनी ही रस्सी को पहचान कर उसे आजाद कराने की कोशिश की हो? दरबार में फिर से ठहाके लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और सेठ जी, जब आपने रस्सी बांधी तो क्या आपने इस गधे को या इसके मालिक को यह सूचना दी थी कि इस रस्सी पर कीमती कपड़े सुखाए जाएंगे और इसे चबाना मना है? क्या आपने कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया था? धनीराम निरुत्तर हो गया। वो क्या जवाब देता? बीरबल ने अंत में अपनी सबसे बड़ी दलील पेश की। जहांपनाह, मेरे मुवक्किल भोला से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने अपनी भाषा में जो कहा उसका अनुवाद मैं आपको बताता हूं। बीरबल ने गधे की तरह ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाली और फिर बोले, इसका कहना है कि इसे रस्सी बहुत स्वादिष्ट लगी, इसलिए इसने खा ली। इसे नहीं पता था कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। एक बेजुबान जानवर, जिसे सही और गलत का ज्ञान ही नहीं, उसे सजा कैसे दी जा सकती है? धनीराम चिल्लाया, ये सब बकवास है। इसने मेरा नुकसान किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। अकबर अब इस ड्रामे से ऊब चुके थे। उन्होंने कहा, बीरबल, बहुत हुआ मजाक, अब इस मामले का कोई हल निकालो। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, जहांपनाह, सारी दलीलें और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम भोला ने जानबूझकर धनीराम सेठ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। ये एक घोर अपराध है
जिसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हीरालाल रोने लगा। धनीराम की आंखों में जीत की चमक थी। बीरबल ने ऐलान किया, इसलिए ये दरबार इस गधे को फांसी की सजा सुनाता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फांसी एक गधे को? ये तो हद ही हो गई थी। अकबर भी हैरान रह गए। उन्हें लगा बीरबल सच में पागल हो गए हैं। बीरबल ने आगे कहा, इस सजा पर अमल 3 दिन बाद शहर के मुख्य चौराहे पर किया जाएगा, ताकि सब लोग इससे सबक ले सकें। यह खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। लोग हैरान भी थे और हंस भी रहे थे। हर कोई 3 दिन बाद होने वाले इस अनोखे तमाशे का इंतजार करने लगा। 3 दिन बाद शहर का मुख्य चौराहा खचाखच भरा हुआ था। एक ऊंचा फांसी का तख्ता बनाया गया था। जल्लाद भी अपनी काली पोशाक में तैयार खड़ा था और थोड़ी देर में सिपाही उस गुनहगार गधे भोला को लेकर आए। बेचारा भोला भीड़ देखकर घबरा रहा था। धनीराम सेठ सबसे आगे खड़ा होकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसकी जीत हुई है। बीरबल और शहंशाह अकबर भी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। जल्लाद ने गधे के गले में फांसी का फंदा डाला। फंदा बहुत बड़ा था और गधे की पतली गर्दन पर ढीला ढाला लग रहा था। बीरबल ने जल्लाद को रुकने का इशारा किया और धनीराम सेठ को बुलाया। बीरबल ने कहा, सेठ जी, न्याय का तकाजा है कि सजा देने से पहले मुजरिम की आखिरी इच्छा पूछी जाए, लेकिन ये तो बेजुबान है, इसलिए इसकी तरफ से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। धनीराम ने अकड़कर कहा, कहो, क्या कहना है? बीरबल बोले, ये गधा अपनी गलती मान रहा है, लेकिन इसकी एक शिकायत है। ये कह रहा है कि असली गुनहगार ये नहीं, बल्कि वो रस्सी है। अगर रस्सी कमजोर न होती तो ये उसे चबा ही नहीं पाता, इसलिए पहले उस रस्सी को सजा मिलनी चाहिए। धनीराम चिल्लाया, ये क्या बकवास है? रस्सी को कैसे सजा मिल सकती है? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं? अगर एक बेजुबान जानवर को सजा मिल सकती है तो एक बेजान रस्सी को क्यों नहीं? जल्लाद, इस गधे के गले से फंदा उतारो और इसे रस्सी के गले में डालो। जल्लाद ने वैसा ही किया। उसने रस्सी के एक सिरे पर फंदा बांध दिया। अब बीरबल ने धनीराम से कहा, सेठ जी, न्याय के सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसे ही सजा देने का अधिकार मिलना चाहिए। आप खुद अपने हाथों से इस तख्ते का लीवर खींचिए और इस गुनहगार रस्सी को फांसी दे दीजिए। धनीराम अब बुरी तरह फंस चुका था। वो समझ गया था कि बीरबल उसे कैसे उसी के जाल में फंसा रहे हैं। अगर वो एक रस्सी को फांसी देता तो वो पूरे शहर में हंसी का पात्र बन जाता, और अगर वो मना करता तो उसका पूरा मुकदमा ही झूठा साबित हो जाता। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, बीरबल जी, मुझसे गलती हो गई। मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस मेरी जान बख्श दीजिए और मुझे इस शर्मिंदगी से बचाइए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखा। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। पूरा चौराहा हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने धनीराम को डांटते हुए कहा, देखा, अपनी जिद और मूर्खता का नतीजा। तुमने दरबार का कीमती वक्त बर्बाद किया और एक बेजुबान को परेशान किया। तुम्हारी सजा यह है कि तुम हीरालाल को उसकी रस्सी की कीमत का 10 गुना हर्जाना दोगे और आज से कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करोगे। धनीराम ने सिर झुकाकर अपनी सजा कबूल की। हीरालाल ने अपने गधे भोला को गले लगा लिया। इस तरह बीरबल ने अपने अनोखे और हास्यास्पद न्याय से न केवल एक बेजुबान जानवर की जान बचाई, बल्कि एक झगड़ालू और लालची आदमी को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। ये कहानी आज भी हमें हंसाती है और सिखाती है कि कभी कभी मूर्खता का जवाब मूर्खता से ही देना पड़ता है, और न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सही और गलत का एहसास कराना भी होता है। कहानी 7। बात उन दिनों की है
जब बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, दूर दूर देशों से विद्वान पंडित और ज्ञानी लोग अकबर के दरबार में आते थे ताकि वे अपनी विद्या का प्रदर्शन कर सकें और इनाम जीत सके। बादशाह अकबर को भी विद्वानों से चर्चा करना बहुत पसंद था। एक दिन दरबार लगा हुआ था, संगीत और कला पर चर्चा हो रही थी। तभी द्वारपाल ने एक जोरदार आवाज लगाई कि काशी के महाविद्वान तर्कशास्त्र के ज्ञाता पंडित विश्वनाथ पधार रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित विश्वनाथ का नाम सबने सुना था। वे अपने तर्कशास्त्र और व्याकरण के ज्ञान के लिए मशहूर थे। कहा जाता था कि वे अपनी बातों से अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा देते थे। उनके माथे पर तेज था और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास, या यूं कहें कि थोड़ा घमंड था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आइए पंडित जी, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। हमने आपकी विद्वता के बहुत चर्चे सुने हैं। बताइए, आज आप हमारे लिए क्या विशेष ज्ञान लेकर आए हैं? पंडित विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा कि जहांपनाह ज्ञान का सागर तो असीम है, लेकिन आज मैं यहाँ कोई कविता सुनाने या भजन गाने नहीं आया हूं। मैं यहाँ आपके नवरत्नों की और विशेषकर आपके सबसे चतुर मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने आया हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा कि परीक्षा? कैसी परीक्षा पंडित जी? पंडित ने कहा कि हुजूर, मेरा सवाल बहुत छोटा है, लेकिन मुझे संदेह है कि आपके दरबार में कोई भी इसका सही उत्तर दे पाएगा। अगर कोई मेरे सवाल का संतोषजनक जवाब दे दे तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और हमेशा के लिए आपका सेवक बन जाऊंगा। लेकिन अगर जवाब नहीं मिला तो आपको मानना पड़ेगा कि असली ज्ञान सिर्फ मेरे पास है और आपके नवरत्न केवल नाम के हैं। पंडित की ये चुनौती सीधी बादशाह के सम्मान पर थी। दरबार में मौजूद मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी अपनी कुर्सियों पर सीधे हो गए। सब सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा सवाल है। पंडित विश्वनाथ ने अपनी झोली से एक पीतल का चमकता हुआ लोटा निकाला और उसे बीच मेज पर रख दिया। पंडित ने लोटे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि आप सब इसे क्या कहते हैं? अकबर ने हैरान होकर कहा कि पंडित जी, ये तो एक लोटा है, इसमें क्या बड़ी बात है? पंडित ने हंसते हुए कहा कि यही तो विडंबना है। राजन, आप इसे लोटा कहते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या ये लोटा वाकई में लोटा है? सिद्ध कीजिए कि ये लोटा है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि ये कैसा पागलपन है, लोटा लोटा नहीं है तो क्या हाथी है? यहां पंडित जी ने शब्दों का एक बहुत गहरा जाल बिछाया था। हिंदी और संस्कृत व्याकरण के अनुसार हर शब्द का एक अर्थ और एक क्रिया होती है। पंडित का तर्क बहुत पेचीदा था। पंडित ने कहा कि महाराज, ध्यान से सुनिए। लोटा शब्द बना है लोट धातु से, जिसका अर्थ होता है लोटना। जैसे जो भागता है उसे भगोड़ा कहते हैं, जो तैरता है उसे तैराक कहते हैं, जो गाता है उसे गायक कहते हैं। उसी प्रकार व्याकरण के अनुसार लोटा उसे ही कहा जा सकता है जो लोट रहा हो, यानी जो लुढ़क रहा हो। लेकिन देखिए, ये लोटा तो मेज पर स्थिर खड़ा है, ये लुढ़क नहीं रहा है। जब ये लोट ही नहीं रहा तो ये लोटा कैसे हुआ? इसे तो बैठा होना चाहिए या खड़ा होना चाहिए। आप इसे लोटा क्यों कहते हैं? इसे सिद्ध करे, वरना मान ले कि आप सब गलत हिंदी बोलते हैं। पंडित का तर्क सुनकर दरबारियों के पसीने छूट गए। सुनने में ये बात बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन तार्किक रूप से पंडित सही कह रहे थे। अगर लोटा का नाम उसके काम पर रखा गया है तो रुके हुए लोटे को लोटा कहना गलत होगा। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा से कहा कि आप तो बहुत बोलते हैं, दीजिए। इसका जवाब मुल्ला दो प्याजा घबराते हुए बोले कि जहांपनाह, वो दरअसल पंडित जी की बात में दम है। अगर हम व्याकरण देखें तो तैरने वाले को ही तैराक कहते हैं जब वो तैर रहा हो, लेकिन हम इसे बचपन से लोटा ही कहते आए हैं। शायद इसका नाम ही लोटा है। पंडित ने उनकी बात काटते हुए कहा कि नाम का कोई आधार तो होता है मुल्ला जी, बिना आधार के शब्द का क्या मोल? अगर मैं आपको बुद्धिमान कहूं और आप में बुद्धि न हो तो क्या वो शब्द सही होगा? सिद्ध कीजिए कि ये स्थिर बर्तन लोटा क्यों है? एक के बाद एक कई विद्वानों ने कोशिश की। किसी ने कहा कि इसका आकार गोल है, इसलिए लोटा है। तो पंडित ने जवाब दिया कि गोल तो तरबूज भी होता है, क्या उसे लोटा कहते हो? किसी ने कहा कि इसमें पानी भरते हैं, इसलिए लोटा है। तो पंडित ने हंसकर कहा कि पानी तो गिलास में भी भरते हैं, तो क्या गिलास को लोटा कहोगे? अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक मामूली सा लोटा
आज मुगल दरबार की एस्त का सवाल बन गया था। पंडित विश्वनाथ की आंखों में विजय की चमक थी। वे समझ चुके थे कि उन्होंने सबको निरुत्तर कर दिया है। अकबर ने झुंझलाकर कहा कि क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा नहीं जो इस साधारण से सवाल का जवाब दे सके? बीरबल कहाँ है? सेवक ने बताया कि जहांपनाह बीरबल आज थोड़े विलंब से आ रहे हैं। ठीक उसी समय बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि पूरा दरबार शांत है, बादशाह का चेहरा लाल है और बीच मेज पर एक पीतल का लोटा रखा है। बीरबल समझ गए कि मामला गंभीर है। बीरबल ने कहा कि आदाब जहांपनाह, माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन दरबार में इतना सन्नाटा क्यों है और ये लोटा यहाँ शाही मेज पर क्या कर रहा है? अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम आ गए, हमारी इज्जत बचा लो। ये पंडित जी कहते हैं कि ये लोटा लोटा नहीं है और अगर है तो हमें सिद्ध करना होगा कि रुके हुए बर्तन को लोटा क्यों कहते हैं, जबकि लोटा का मतलब है लौटने वाला। बीरबल ने पंडित की ओर देखा, फिर लोटे की ओर। बीरबल ने पंडित के तर्कों को ध्यान से सुना। पंडित ने फिर से वही व्याकरण वाला तर्क दोहराया कि क्रिया नहीं तो नाम नहीं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले कि बस इतनी सी बात। पंडित जी, आप इतने बड़े विद्वान होकर इस छोटी सी शंका में फंस गए। पंडित गुस्से में बोले कि बीरबल, बातों में मत घुमाओ, तर्क का जवाब तर्क से दो सिद्ध करो कि ये स्थिर पात्र लोटा कैसे है। अब ध्यान से सुनिएगा। बीरबल ने यहां वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बीरबल ने जवाब देने की बजाय एक सवाल पूछा। बीरबल ने कहा कि पंडित जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे इस लोटे से कुछ पूछना होगा। क्या मैं इसके करीब जा सकता हूं? पंडित हैरान होकर बोले कि पूछना होगा? क्या तुम पागल हो? बीरबल, ये निर्जीव वस्तु है, ये बोलेगी कैसे? बीरबल ने कहा कि अरे पंडित जी, आप इतने ज्ञानी हैं, आप शब्दों की आत्मा को समझते हैं। रुकिए, मैं अभी पता लगाता हूं। बीरबल लोटे के पास गए। उन्होंने लोटे को उठाया, उसे अपने कान के पास लगाया और कुछ फुसफुसाए। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। फिर बीरबल ने अचानक उस लोटे को जमीन पर रख दिया और अपने पैर से एक हल्की सी ठोकर मारी। लोटा जमीन पर लुढ़कने लगा, गोल गोल घूमता हुआ, लौटता हुआ। वो पंडित जी के पैरों के पास जाकर रुका। बीरबल ने जोर से कहा कि देखिए पंडित जी, मिल गया जवाब। पंडित बोले कि ये क्या बचपना है? बीरबल, लोटे को लात मारने से क्या सिद्ध हुआ? बीरबल ने कहा कि पंडित जी, आपने कहा था कि जो लौटता है वही लोटा है। देखिए, ये लौट रहा है, इसलिए ये लोटा है। पंडित चिल्लाकर बोले कि अरे मूर्ख, मैंने कहा था कि जब ये मेज पर रुका हुआ था तब ये लोटा कैसे था? अब तो तुमने इसे लुढ़का दिया तो ये लोटा बन गया, लेकिन जब ये स्थिर था तब इसे क्या कहेंगे? यही वो पल था जिसका बीरबल इंतजार कर रहे थे। पंडित ने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया कि लुढ़कने पर वो लोटा है। अब बीरबल ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। बीरबल ने कहा कि पंडित जी, शांत हो जाइए, आपने अभी अभी स्वीकार किया कि क्रिया होने पर नाम सार्थक होता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे। पंडित ने कहा, पूछो। बीरबल ने कहा कि पंडित जी, आप विद्वान हैं न? पंडित ने गर्व से कहा कि बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल ने कहा कि लेकिन पंडित जी, विद्वान का अर्थ होता है विद्या का उपयोग करने वाला या ज्ञान देने वाला। इस समय तो आप चुपचाप खड़े हैं, आप कोई ज्ञान नहीं दे रहे, न कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो क्या इस समय आप विद्वान नहीं है? क्या मैं आपको मूर्ख कहूं? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़ते हुए बोले कि और सुनिए, रसोइया उसे कहते हैं जो खाना बनाता है, लेकिन जब रसोइया रात को सो रहा होता है तब वो खाना नहीं बना रहा होता, तो क्या सोते समय वो रसोइया नहीं रहता? सैनिक वो है जो युद्ध लड़ता है, लेकिन जब सैनिक अपने घर पर खाना खा रहा है तब वो युद्ध नहीं लड़ रहा, तो क्या उस वक्त वो सैनिक नहीं है? बीरबल की दलील एकदम सटीक थी। उन्होंने पंडित के ही तर्क को पलट दिया था। बीरबल ने कहा कि पंडित जी, वस्तुओं और व्यक्तियों के नाम उनकी क्षमता और गुण पर रखे जाते हैं, न कि इस पर कि वे हर पल वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये बर्तन गोल है, इसकी पेंदी नहीं है, इसलिए इसमें लौटने का गुण हमेशा मौजूद है, चाहे ये मेज पर रखा हो या जमीन पर। इसके अंदर लुढ़कने की क्षमता है। चूंकि इसमें लौटने का गुण जन्मजात है, इसलिए ये रुका हुआ हो या चलता हुआ, ये लोटा ही कहलाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप चुप रहने पर भी विद्वान ही कहलाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए लोटा उठाया और मेज पर पटक दिया। लोटा फिर से थोड़ा सा हिलडुल कर रुक गया। बीरबल ने कहा कि देखिए, मैंने इसे रखा
ये फिर भी थोड़ा लोटा, ये अपनी फितरत नहीं छोड़ता, इसलिए ये लोटा है। पंडित का चेहरा झुक गया। बादशाह अकबर जोर से हंसे। अकबर ने कहा कि वाह वाह बीरबल, क्या बात है पंडित जी, अब तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि रसोइया सोता हुआ भी रसोइया है और लोटा रुका हुआ भी लोटा है। पंडित विश्वनाथ, जो बड़े गर्व से आए थे, उनके पास बीरबल के इस तर्क का कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने माना कि व्याकरण के नियमों को बीरबल ने व्यवहारिक ज्ञान से हरा दिया है। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैंने सुना था कि बीरबल चतुर है, लेकिन आज देख भी लिया, बीरबल ने न केवल तर्क दिया बल्कि मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ये लोटा वाकई में लोटा है। अकबर ने कहा कि बीरबल, तुमने आज फिर हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस खुशी में हम तुम्हें अपनी शाही अंगूठी इनाम में देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक साधारण से लोटे पर बीरबल ने इतना गहरा ज्ञान दे दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल किताबी परिभाषाएं रटने से आप बुद्धिमान नहीं बनते। असली बुद्धिमानी ये समझने में है कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। आपकी पहचान इस बात से नहीं होती कि आप अभी क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आपके अंदर क्षमता क्या है। बीरबल ने सिखाया कि लोटा इसलिए लोटा नहीं है कि वो लुढ़क रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि लुढ़कना उसका स्वभाव है। आपको बीरबल का ये जवाब कैसा लगा? अगर आप दरबार में होते तो पंडित को क्या जवाब देते? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी 8। एक दिन उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनकी राजधानी आगरा यमुना के किनारे बसा एक ऐसा शहर था जहां समृद्धि और संस्कृति साथ साथ सांस लेती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर की गलियों में जीवन का कोलाहल गूंजने लगता। कहीं घोड़ों की टापों की ध्वनि, कहीं बाजारों में व्यापारियों की ऊंची आवाजें, तो कहीं मंदिरों और मस्जिदों से आती प्रार्थनाओं की गूंज। ये शहर केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि एक सपना था जिसे अकबर ने अपनी दूरदर्शिता और ताकत से सींचा था। इसी भव्य शहर के हृदय में स्थित था लाल किला, जहां शहंशाह अकबर का दरबार लगता था। उनका दरबार, जिसे दीवान आम कहा जाता था, न्याय और बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और उन्हें विश्वास होता कि शहंशाह के दरबार से उन्हें सच्चा न्याय मिलेगा। अकबर एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके दरबार की असली शान थे उनके नवरत्न। और उन नवरत्नों में भी जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था, वो थे राजा बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि अकबर के मित्र, उनके विश्वास पात्र और उनकी हर उलझन का समाधान थे। जहां बड़े बड़े विद्वान और सेनापति अपनी तलवार और ज्ञान के घमंड में चूर रहते, वहीं बीरबल अपनी सहज बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय समझ से हर मुश्किल को सुलझा देते थे। उनकी प्रसिद्धि केवल दरबार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आगरा के हर बच्चे की जुबान पर उनकी चतुराई के किस्से थे। अकबर को भी बीरबल पर अटूट विश्वास था। वो अक्सर कहते, जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहां से बीरबल की शुरू होती है। उस दिन भी दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक का तेज और एक जिज्ञासु इंसान की कोमलता का अद्भुत मिश्रण था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। हर कोई शहंशाह का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगा था। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, किसी मौके की तलाश में थे कि बीरबल को नीचा दिखा सके। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। एक के बाद एक फरियादी आ रहे थे, अपनी अपनी व्यथा सुना रहे थे और अकबर बीरबल की सहायता से न्यायपूर्ण फैसले दे रहे थे। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और दरबार की कार्यवाही समाप्त होने को थी कि तभी एक अजीबोगरीब दृश्य ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरबार के मुख्य द्वार से दो सिपाही दो आदमियों को लगभग घसीटते हुए अंदर ला रहे थे। वे दोनों आदमी मैले कुचैले कपड़ों में थे। उनके चेहरे पर थकान और गरीबी साफ झलक रही थी।
दोनों के बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा भरा हुआ था। वे आपस में इस कदर उलझ रहे थे कि सिपाहियों को उन्हें काबू में करना मुश्किल हो रहा था। चुप हो जाओ, जानते नहीं कहां खड़े हो, एक सिपाही ने गरज कर कहा। दोनों भाई एक पल के लिए सहमे, लेकिन फिर एक दूसरे को घूरने लगे। शहंशाह अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाकर पूछा, क्या मामला है? ये कौन है और इन्हें इस तरह दरबार में क्यों पेश किया गया है? शहर के कोतवाल ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो। ये दोनों सगे भाई हैं। इनके नाम रमन और सोमन है। ये शहर के बाहर एक झोपड़ी में रहते हैं और मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। आज दोपहर से ये दोनों सड़क पर बुरी तरह लड़ रहे थे। वजह जानकर हुजूर को भी हैरानी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी क्या वजह है जो इन्हें लड़ते लड़ते हमारे दरबार तक ले आई? क्या कोई जमीन का विवाद है या धन का बंटवारा? कोतवाल ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, इनका झगड़ा एक आधी रोटी के टुकड़े को लेकर है। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक हंसी का फव्वारा छूट गया। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य से कहा, वाह, क्या इंसाफ का दिन आया है। अब शहंशाह हिंदुस्तान आधी रोटी के झगड़े सुलझाएंगे। इन मूर्खों को कुछ और रोटियां देकर यहां से दफा क्यों नहीं कर दिया जाता? कई दरबारी मुल्ला की बात से सहमत थे। उन्हें ये शहंशाह के कीमती वक्त की बर्बादी लग रही थी। अकबर का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्हें भी ये मामला अत्यंत तुच्छ लगा। उन्होंने कोतवाल से कहा, क्या तुम हमारा समय बर्बाद करने के लिए इन्हें यहां लाए हो? इन्हें 4 रोटियां और 2 सोने के सिक्के देकर विदा करो। लेकिन बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। वो उन दोनों भाइयों को ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों का गुस्सा, उनकी गरीबी और उनकी लाचारी बीरबल को कुछ और ही कहानी बता रही थी। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले को देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यह झगड़ा जितना दिख रहा है उतना सरल नहीं है। ये केवल रोटी का नहीं, बल्कि अधिकार और न्याय का प्रश्न है। अकबर बीरबल की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बीरबल, तुम ही इस महान विवाद का निपटारा करो। हम भी तो देखें कि तुम आधी रोटी का न्याय कैसे करते हो। पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देखने लगा। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। बीरबल अपनी जगह से उठे और उन दोनों भाइयों के पास गए। उन्होंने बड़े ही शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, तुम दोनों के नाम रमन और सोमन है ना? मुझे पूरी बात बताओ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 सगे भाई एक रोटी के लिए दुश्मन बन गए? उनकी आवाज में इतनी कोमलता थी कि दोनों भाइयों का गुस्सा कुछ कम हुआ। बड़ा भाई रमन, जिसकी आंखों में अब भी नमी थी, आगे आया और बोला, हुजूर, हम दोनों भाई कई महीनों पहले अपने गांव से आगरा आए थे। सोचा था कि शहर में मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाएंगे और अपनी बूढ़ी मां के लिए एक अच्छा जीवन बना पाएंगे। हम दिन रात काम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, बोझ उठाते हैं। आज भी हमने सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए काम किया। उसने अपनी फटी हुई कमीज से पसीना पोंछते हुए कहा, शाम को जब हमें हमारी मजदूरी के कुछ सिक्के मिले तो हम इतने भूखे थे कि हमसे रहा नहीं गया। पास की दुकान से हमने आटा खरीदा। मेरे छोटे भाई सोमन ने कहा कि वो लकड़ी ले आता है और मैं रोटी बना लूं। मैंने एक ही बड़ी रोटी बनाई क्योंकि हमारे पास उतना ही आटा था। अब छोटा भाई सोमन बोला, हुजूर, जब रोटी बन गई तो भैया ने कहा कि वो इसके 2 हिस्से करते हैं। उन्होंने रोटी तोड़ी और एक हिस्सा मुझे दे दिया। लेकिन उनका हिस्सा मेरे हिस्से से बड़ा था। मैंने उनसे कहा कि ये अन्याय है। हम दोनों ने बराबर मेहनत की, बराबर भूख लगी है तो रोटी भी बराबर मिलनी चाहिए। पर भैया मानने को तैयार ही नहीं। कहने लगे कि वो बड़े हैं, इसलिए उनका हक ज्यादा है। रमन ने तुरंत प्रतिवाद किया, झूठ,
ये झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने जानबूझकर बड़ा टुकड़ा नहीं लिया। तोड़ने में थोड़ा ऊंच नीच हो गया होगा, पर यह तो लड़ने पर उतारू हो गया। इसने मेरा अपमान किया, कहा कि मैं हमेशा से बेईमान हूं। तो क्या तुम बेईमान नहीं हो? सोमन चीखा। बचपन में भी जब मां आम देती थी तो तुम हमेशा बड़ा वाला खुद ले लेते थे। उनकी बात सुनकर दरबार में फिर से कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने दोनों को शांत कराया। शांत हो जाओ। अब वो रोटी कहाँ है? कोतवाल ने एक कपड़े में लिपटी हुई वो आधी आधी रोटी पेश की। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। वाकई एक टुकड़ा दूसरे से थोड़ा सा, बहुत ही मामूली सा बड़ा था। इतना कम अंतर की पहली नजर में पता भी न चले। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मामला वाकई गंभीर है। यहां न्याय होना ही चाहिए। बीरबल ने एक दरबारी को आदेश दिया, जाओ और शाही रसोई से एक तराजू लेकर आओ। आज न्याय तौल कर किया जाएगा। कुछ ही पलों में एक सुनहरी तराजू दरबार में लाया गया। बीरबल ने रोटी के दोनों टुकड़े तराजू के पलड़ों पर रख दिए। जैसा कि अपेक्षित था, रमन वाला पलड़ा थोड़ा सा नीचे झुक गया। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, अरे वाह, ये तो कोई भी कर सकता था। अब उस बड़े टुकड़े से थोड़ा सा तोड़कर दूसरे में मिला दो, हो गया न्याय। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मुल्ला जी, न्याय करना इतना आसान होता तो दुनिया में कोई दुखी ही न होता। फिर वो रमन की ओर मुड़े और कहा, रमन, तुम्हारा टुकड़ा बड़ा है। न्याय ये कहता है कि इसमें से थोड़ा हिस्सा तोड़कर सोमन के टुकड़े में मिला दिया जाए। बीरबल ने बड़े टुकड़े से एक छोटा सा निवाला तोड़ा और उसे दूसरे पलड़े पर रख दिया। लेकिन अब सोमन वाला पलड़ा भारी होकर नीचे झुक गया। बीरबल ने सोमन से कहा, ओह, अब तुम्हारा टुकड़ा बड़ा हो गया। अब इसमें से तोड़कर रमन के हिस्से में मिलाना होगा। उन्होंने सोमन के टुकड़े से निवाला तोड़ा और रमन के पलड़े पर रख दिया। इस बार फिर रमन का पलड़ा भारी हो गया। यह सिलसिला कई बार चला। हर बार बीरबल एक टुकड़े से थोड़ा सा तोड़ते और दूसरे में मिलाते, और हर बार कोई न कोई पलड़ा भारी हो जाता। धीरे धीरे दोनों टुकड़ों से छोटे छोटे निवाले टूटते टूटते वो रोटी लगभग आधी रह गई। दोनों भाई रमन और सोमन ये सब देखकर हैरान थे। उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत की कमाई से आई रोटी खत्म होती जा रही थी। जिस रोटी के लिए वे लड़ रहे थे, वो अब न्याय की प्रक्रिया में ही नष्ट हो रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा अब चिंता और दुख में बदल रहा था। दरबार में बैठे लोग भी ये अजीब न्याय देखकर चकित थे। अकबर भी बीरबल की इस हरकत का मर्म नहीं समझ पा रहे थे। अंत में जब रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए तो बीरबल रुक गए। उन्होंने दोनों भाइयों की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल ने कहा, ये क्या? ये तराजू तो न्याय कर ही नहीं पा रहा। हर बार एक टुकड़ा बड़ा और एक छोटा हो जाता है। मुझे लगता है इस तराजू से सच्चा न्याय संभव नहीं है। फिर उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और एक आदेश दिया, जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। एक तेज धार वाली शाही तलवार लेकर आओ। सिपाही कांपते हुए एक चमचमाती हुई तलवार ले आया। बीरबल ने तलवार हाथ में ली और उसकी धार को देखते हुए कहा, जब तराजू न्याय न कर पाए तो तलवार को करना पड़ता है। मैं इस तलवार से रोटी के ऐसे 2 बराबर हिस्से करूंगा कि उसमें एक धागे का भी फर्क नहीं होगा। उन्होंने रोटी के बचे हुए टुकड़ों को एक साथ रखा। फिर वो रमन की ओर मुड़े और गरज कर बोले, रमन, तुमने रोटी का बंटवारा किया और बेईमानी की। इसलिए रोटी को काटने के बाद मैं इसी तलवार से तुम्हारे भी 2 टुकड़े कर दूंगा। ये सुनते ही रमन के होश उड़ गए। वो थरथर कांपने लगा और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। नहीं हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई रोटी नहीं चाहिए। ये पूरी रोटी आप सोमन को दे दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं अपने भाई के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। फिर बीरबल सोमन की ओर मुड़े और उसी कठोरता से कहा, सोमन, तुम्हारे लालच
और शक की वजह से ये विवाद इतना बढ़ा। तुमने अपने बड़े भाई पर आरोप लगाया, इसलिए रोटी के बाद इस तलवार से तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। सोमन भी डर से पीला पड़ गया। वो भी दौड़कर बीरबल के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, नहीं नहीं हुजूर, मुझे भी रोटी नहीं चाहिए। ये सब मेरे भाई को दे दीजिए। वो मेरे बड़े भाई हैं। उनका हक मुझसे ज्यादा है। मुझसे भूल हो गई। मैंने भूख में अपनी सुध बुध खो दी थी। कृपया मेरे भाई को छोड़ दीजिए। दोनों भाई अब एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे। वे रोटी को भूल चुके थे। उन्हें बस एक दूसरे की जान की परवाह थी। ये दृश्य देखकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर की आंखों में भी आश्चर्य और प्रशंसा के भाव थे। बीरबल ने तलवार नीचे रख दी और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही सहजता और बुद्धिमत्ता थी जिसके लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को उठाया और कहा, अब हुआ असली न्याय। फिर वो अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, ये झगड़ा कभी रोटी का था ही नहीं। अगर ये सिर्फ रोटी का होता तो पहली बार में ही सुलझ जाता। ये झगड़ा था आपसी प्रेम और विश्वास की कमी का। गरीबी और भूख ने इन भाइयों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा कर दिया था। रमन को लगा कि बड़े होने के नाते उसका अधिकार ज्यादा है, और सोमन को लगा कि उसका भाई उसके साथ धोखा कर रहा है। मैंने तराजू का नाटक इसलिए किया ताकि उन्हें ये एहसास हो कि जिस चीज के लिए वे लड़ रहे हैं वो इस लड़ाई में नष्ट होती जा रही है। जब रोटी खत्म होने लगी तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और तलवार का भय मैंने इसलिए दिखाया ताकि उनके अंदर छिपा हुआ भाईचारा और प्रेम बाहर आ सके। जैसे ही मौत का डर सामने आया, उन्हें रोटी नहीं बल्कि अपना भाई याद आया। यही सच्चा न्याय है, जहांपनाह। न्याय का अर्थ केवल वस्तुओं का बराबर बंटवारा नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और दिलों में फिर से प्रेम जगाना है। बीरबल की ये बात सुनकर शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थी। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, धन्य हो बीरबल, आज तुमने सिर्फ आधी रोटी का न्याय नहीं किया, बल्कि न्याय का असली अर्थ हम सबको सिखाया है। तुमने दो बिछड़े हुए भाइयों को मिला दिया। तुमसे बुद्धिमान इस पूरे साम्राज्य में कोई नहीं है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। मुल्ला दो प्याजा का सिर शर्म से झुक गया था। अकबर ने रमन और सोमन को अपने पास बुलाया। दोनों भाई सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने कहा, तुम दोनों ने गलती की, लेकिन तुम्हें उसका एहसास भी हो गया। तुम्हारा भाई प्रेम देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने खजांची को आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को शाही रसोई से भरपेट भोजन कराया जाए। साथ ही इन्हें 100 सोने की मोहरें और शहर में एक छोटा सा घर दिया जाए, ताकि ये मेहनत करके सम्मान का जीवन जी सकें और फिर कभी इन्हें आधी रोटी के लिए लड़ना न पड़े। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने शहंशाह अकबर और राजा बीरबल का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद आगरा के हर घर में आधी रोटी के न्याय की ये कहानी सुनाई जाने लगी। ये कहानी सिर्फ बीरबल की चतुराई का प्रतीक नहीं बनी, बल्कि ये भी सिखा गई कि दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर भाई का प्रेम और आपसी विश्वास होता है, और सच्चा न्याय वो है जो कानून की किताबों से नहीं बल्कि इंसान के दिल से निकलता है।